मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे रिसेंट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन। व्हिच वाज द रिसेंट एग्जामिनेशन जो आपने देखा भी होगा। व्हिच वाज द मोस्ट रिसेंट एग्जामिनेशन फॉर एफएमजी? जनवरी 2024, which was actually happens to be July 2020, sorry December 2023 जो जनवरी में कंडक्ट हुआ है ना। चलो फटाफट क्वेश्चन देखेंगे, पूरा एक्टिव रहिएगा प्लीज। मेंटेन द एनर्जी लेवल थ्रू आउट द क्लास। बताइएगा, अ 2 month old pregnant female with vivax malaria, what is the preferred drug? क्या प्रेफर्ड ड्रग होगा? क्विनीन। ऑप्शन में क्विनीन, क्लोरोक्विन प्लस प्राइमाक्विन, आर्टिसोनेट, कॉम्बिनेशन थेरेपी, डॉक्सीसाइक्लिन। क्विनीन, ऑल एग्री विद दैट? वाइवैक्स मलेरिया है ना। ऑलवेज रिमेंबर गाइस, मलेरिया प्रेगनेंसी की बात कर रहा है ना। अच्छा 2 महीने की प्रेग्नेंट है तो कौन से ट्राइमेस्टर में है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। Now always and always remember whenever there is going to be malaria in pregnancy, मेरी बात को ध्यान से सुनते रहिएगा, लिखते रहिएगा, लिखना है तो whenever there is a malaria in pregnancy, इसमें तो क्या किया है एग्जामिनर ने, स्पीशीज का नाम दे दिया है, लेकिन ऑफन टाइम आपको स्पीशीज का नाम नहीं देता है। तो यू आर गोइंग टू गेट अ क्वेश्चन लाइक दिस, मलेरिया इन प्रेगनेंसी कौन सा है? अगर आपको पता है स्पीशीज का नाम नहीं दिया है, देन यू आर गोइंग टू कंसीडर इट एज अ फैल्सिपेरम। क्या कंसीडर करोगे? फैल्सिपेरम। और दूसरा क्या होगा? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स होगा या ओवेल होगा। ठीक है। फैल्सिपेरम का जो यूजुअल ट्रीटमेंट होता है, अगर पेशेंट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आ रहा है तो हम उसको क्या देते हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्विनीन देते हैं। डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट वी कैन आल्सो ऐड द क्लिंडामाइसिन। डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट हम क्या ऐड कर सकते हैं? क्लिंडामाइसिन ऐड कर सकते हैं। लेकिन सेकंड टू थर्ड ट्राइमेस्टर में हम यूज करते हैं आर्टिमिसिनिन कॉम्बिनेशन थेरेपी। यू गाइस ऑलरेडी आर अवेयर अबाउट दिस, राइट? आर्टिमिसिनिन कॉम्बिनेशन थेरेपी इज आर्टिसोनेट सल्फाडॉक्सिल पायरिमेथामीन या आर्टिमीथर, है ना, आर्टिमीथर लुमिफेंट्रिन। तो आर्टिमिसिनिन कॉम्बिनेशन थेरेपी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम प्रेगनेंसी में कभी भी प्राइमाक्विन नहीं देंगे। नो प्राइमाक्विन। प्राइमाक्विन इज ऑलवेज एंड ऑलवेज गोइंग टू बी कॉन्ट्राइंडिकेटेड। प्राइमाक्विन क्या होगा? कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा। चलिए वाइवैक्स एंड ओवेल की बात कर लेते हैं। वाइवैक्स एंड ओवेल में द ड्रग ऑफ चॉइस इज ऑलवेज एंड ऑलवेज गोइंग टू बी क्लोरोक्विन। तो क्लोरोक्विन इनिशियली हम 600 मिलीग्राम पे स्टार्ट करते हैं। उसके बाद से इस पेशेंट को वीकली 300 मिलीग्राम, इसको वीकली 600 मिलीग्राम 300 मिलीग्राम पर वीक पे इसको कंटिन्यू करते हैं। लोडिंग डोज देते हैं, उसके बाद 300 मिलीग्राम पर वीक पे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू, राइट? नाउ दिस पर वीक विल बी कंटिन्यू थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। रूल क्या है? कंटिन्यू थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। इसको कंटिन्यूसली हम देंगे थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। अपार्ट फ्रॉम दैट लेट मी टेल यू वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि क्लोरोक्विन से अगर यहाँ पे भी प्राइमाक्विन नहीं देंगे। क्या नहीं देंगे? प्राइमाक्विन नहीं देंगे। प्राइमाक्विन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन सम ऑफ द एनिमल मॉडल, इट इज शोन टू बी एसोसिएटेड विद योर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो क्या नहीं देंगे? प्राइमाक्विन नहीं देंगे। प्रेम से प्रेगनेंसी में प्राइमाक्विन नहीं देंगे। ठीक है। नाउ अगर मान लीजिए ये वाइवैक्स ओवेल में क्लोरोक्विन ऑप्शन में नहीं है, देयर इज नो प्राइमाक्विन रूल हियर एज वेल। अगर ये नॉट अवेलेबल है या नॉन रेस्पॉन्सिव है, NR मतलब नॉन रेस्पॉन्सिव, NA मतलब नॉट अवेलेबल, इन दैट केस सिनारियो आप क्या करोगे? उस कंडीशन में आप क्या करोगे? आप अगेन देखोगे कौन से ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी है, तो आप वही वाला ट्रीटमेंट यूटिलाइज करोगे जो आपने फैल्सिपेरम में यूज किया था। जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी में आ रही है तो क्या यूज करोगे? क्विनीन। डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट यू कैन ऐड क्लिंडामाइसिन एज वेल। और सेकंड थर्ड में क्या यूज कर सकते हैं? आर्टिमिसिनिन कॉम्बिनेशन थेरेपी। इज इट मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू गाइस? तो ये तो हो गई प्रेगनेंसी की बात। रिपीट करिए, रिवीजन इज द की फॉर योर एग्जामिनेशन। बिना रिवीजन के कुछ नहीं है। प्रेगनेंसी में अगर पूछता है कोई स्पीशीज नहीं है तो व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मलेरिया? लिसन टू द क्वेश्चन अगेन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मलेरिया अगर पूछता है प्रेगनेंसी में किसी भी सिनेरियो में, अगर ट्राइमेस्टर मेंशन्ड है, देन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्विनीन, सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या देंगे? ACT। व्हाट इज ACT? आर्टिमिसिनिन कॉम्बिनेशन थेरेपी। ACT क्या होता है? आर्टिमिसिनिन कॉम्बिनेशन थेरेपी। लेकिन अगर बात कर दे फैल्सिपेरम की, स्पेसिफिकली दे दे कि फैल्सिपेरम हो गया जी, अब बताइए फैल्सिपेरम मलेरिया में क्या करोगे? तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, राइट, और सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में कौन सा ड्रग कभी नहीं देंगे किसी भी सिनेरियो में? प्राइमाक्विन। नो प्राइमाक्विन पॉलिसी विल बी फॉलोड थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। ये तो बात हो गई प्रेगनेंसी की। नाउ क्या नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट भी आ सकता है आपके पास? है कि नहीं? नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट भी आ सकता है। तो अगर पूछता है व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, तो मलेरिया को इस क्वेश्चन में ऐसे डिस्कस करेंगे कि मलेरिया के सारे क्वेश्चन यही कवर हो जाएंगे। इसके बाद मलेरिया पे चाहे वो PSM का क्वेश्चन हो चाहे इसका हो, खत्म। ठीक है। प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम का ड्रग ऑफ चॉइस इन जनरल पॉपुलेशन, नॉन प्रेग्नेंट जनरल पॉपुलेशन में किसी भी जनरल पॉपुलेशन ट्राइमेस्टर के साथ तो आएगा नहीं, वो तो कभी भी आ सकता है ना, जनरल पॉपुलेशन
इसमें क्या होगा, आर्टेमिसिनिन कॉम्बिनेशन थेरेपी। अब आर्टेमिसिनिन कॉम्बिनेशन थेरेपी मैंने लिख तो दिया, लेकिन बार बार क्वेश्चन आता है पेशेंट इज कमिंग फ्रॉम आसाम। आसाम वर्ड जो यूज करता है उसका एक रीजन है, बिकॉज रीजन वाइज द ट्रीटमेंट पैटर्न चेंजेस। इफ द पेशेंट इज कमिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट स्टेट, then we are going to use the drug that is known as your artemether plus lumefantrine। क्या यूज करेंगे, artemether plus lumefantrine। और रेस्ट ऑफ द इंडिया से तब क्या यूज करेंगे, बोलिए आप लोग। आर्टेमिसिनिन कॉम्बिनेशन थेरेपी तो लिख ही दिए हैं, क्या क्या कॉम्बिनेशन यूज करोगे, वेरी गुड, आर्टिसुनेट और साथ में क्या देंगे, sulfadoxine and pyrimethamine। Sulfadoxine, pyrimethamine is always available together, they are never available separately। Sulfadoxine, pyrimethamine, so these are the drugs। So remember इसमें हम देते हैं ASP, ASP is artesunate, sulfadoxine, pyrimethamine, और यहाँ पे क्या हमने दिया A and L, artemether and lumefantrine। ये तो बात हो गई ना। दोनों ही कंडीशन में एक ड्रग जो ऐड करते हैं दोनों के साथ, कौन सा ड्रग मैंडेटरी ऐड करना होगा, हम ऐड करते हैं प्राइमाक्विन। कौन सा ड्रग ऐड करते हैं, साथ में वी ऑलवेज ऐड प्राइमाक्विन। प्लीज रिमेंबर, एक 45 मिलीग्राम का सिंगल डोज ऑफ प्राइमाक्विन ऑन डे 2। डे 2 में सिंगल डोज ऑफ प्राइमाक्विन 45 मिलीग्राम का ऐड करते हैं। तो जनरल पॉपुलेशन भी डन एंड वी आर ऑल्सो डन विद आवर प्रेगनेंसी। लेकिन एक और क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पिछले 2 साल में 3 बार रिपीट हो चुका है, 2 साल में नहीं, 2 साल में कितने एग्जाम हो गए, 4 में 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। दैट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सेरेब्रल मलेरिया। बताइएगा ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सेरेब्रल मलेरिया, वेरी गुड, इट्स गोइंग टू बी IV आर्टिसुनेट। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सेरेब्रल मलेरिया इट्स गोइंग टू बी IV आर्टिसुनेट। सो अगेन, कहीं का भी पेशेंट हो, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सेरेब्रल मलेरिया इज गोइंग टू बी IV आर्टिसुनेट। आई होप इट इज मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू। सो ऑल ऑफ यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर। नाउ लेट अस रूल आउट अदर ऑप्शन एज वेल। व्हाई डिड आई नॉट यूज क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन तो ड्रग ऑफ चॉइस है, बिकॉज क्लोरोक्विन के साथ क्या दिया है, प्राइमाक्विन। प्राइमाक्विन तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। बिकॉज द पेशेंट इज कमिंग इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, हम आर्टेमिसिनिन कॉम्बिनेशन थेरेपी भी नहीं देंगे, वी आर नॉट गोइंग टू यूज ACT। अच्छा, नेक्स्ट इज डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन क्या है, इट इज अ टेट्रासाइक्लिन। क्या प्रेगनेंसी में देते हैं इसको, नहीं जी, नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं, दे आर एक्चुअली AW इज एसोसिएटेड विद टीथ डिस्कलरेशन, टीथ स्टेनिंग एंड बोन ग्रोथ एबनॉर्मेलिटी। क्या करता है, टीथ स्टेनिंग एंड बोन ग्रोथ एबनॉर्मेलिटी। टेट्रासाइक्लिन इज अ प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, दे आर कॉजिंग टीथ स्टेनिंग एंड बोन ग्रोथ एबनॉर्मेलिटी। तो डॉक्सी तो देते नहीं है, तो डॉक्सी देते कब हैं, मलेरिया का डॉक्सिस कोई लेना देना है, हाँ जी लेना देना है। कब देते हैं, इन द प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मलेरिया। प्रोफाइलैक्सिस, जब शॉर्ट टर्म प्रोफाइलैक्सिस होता है, जब ड्यूरेशन ऑफ जर्नी लेस देन 6 वीक होती है, in that case scenario we can actually utilize। Is it making sense to all of you? So are we done with malaria? Malaria sorted। Now next let's ask the question, सब लोग एक साथ जवाब देंगे। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सेरेब्रल मलेरिया, IV आर्टिसुनेट। फिर से सब लोग जवाब देंगे। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर फैल्सिपारम मलेरिया, आर्टेमिसिनिन कॉम्बिनेशन थेरेपी। यही है फैल्सिपारम मलेरिया, ड्रग ऑफ चॉइस इज आर्टेमिसिनिन कॉम्बिनेशन थेरेपी। अब देखिएगा फ्रॉम वेयर पेशेंट इज कमिंग, मैं सवाल पूछूंगा आप जवाब दीजिएगा। पेशेंट इज कमिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट स्टेट, क्या देंगे, आर्टेमीथर प्लस लुमीफेंट्रिन। फिर अगर पेशेंट आता है रेस्ट ऑफ द इंडिया से, क्या देंगे, आर्टिसुनेट, सल्फाडॉक्सिन, पाइरिमेथामिन। सॉर्टेड है। चलो, प्रेगनेंसी वाइवेक्स में आ रहा है, क्या दोगे, क्विनीन देंगे, राइट। लेकिन अगर मान लीजिए क्विनीन तो तब देंगे ना जब क्लोरोक्विन नहीं रहेगा। प्रिफर्ड क्या होता है, क्लोरोक्विन। वाइवेक्स में अगर मान लीजिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, वाइवेक्स में क्या देंगे, बोलिएगा, क्लोरोक्विन। अगर क्लोरोक्विन इफेक्टिव नहीं है या अवेलेबल नहीं है, देन व्हाट वी आर गोइंग टू यूज, क्विनीन। सेकंड थर्ड में क्या यूज करेंगे, आर्टेमिसिनिन कॉम्बिनेशन थेरेपी। सॉर्टेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which is not or least common side effect of amiodarone। amiodarone सबसे पहले बताइएगा क्या ड्रग है, कौन सी बीमारी में यूज करते हैं, इन विच कंडीशन amiodarone, डायूरेटिक है amiodarone, एंटी एरिथमिक ड्रग। amiodarone इज वन ऑफ द एंटी एरिथमिक। नाउ अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, एंटी एरिथमिक कौन से क्लास का ड्रग है, ये क्लास 3 एंटी एरिथमिक ड्रग। अगले सवाल का जवाब दीजिएगा, क्लास 3 कैसे काम करता है, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, दे आर द पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। आर वी सॉर्टेड हियर। नाउ पूछ रहे हैं लीस्ट कॉमन साइड इफेक्ट। सो रिमेंबर दिस amiodarone एज ए ड्रग, amiodarone एज ए ड्रग दे एक्चुअली कंटेन, आपको पता है ये कंटेन क्या करता है,
एमायोड्रोन एज अ ड्रग इट एक्चुअली कंटेन आयोडीन, तो एक टैबलेट में अराउंड 40% इट एक्चुअली कंटेन आयोडीन। आप सोच के बताइए, एक पर्सन नॉर्मल फूड से आयोडीन ले रहा है, ड्रग से भी आयोडीन ले रहा है, बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव आयोडीन व्हाट विल हैपन, विल दे लीड टू हाइपरथायरॉयडिज्म। अगली बात को बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, इट इज कंटेनिंग आयोडीन। नेक्स्ट थिंग, दे हैव अ पेरिफेरल इनहिबिटिंग कैपेसिटी फॉर T4 टू T3 कन्वर्जन, ये भी इनहिबिट करेगा। बिकॉज ऑफ दैट ये क्या करेगा, हाइपोथायरॉयडिज्म। तो पहले तो थायराइड को बढ़ाया, बाद में कम किया, सो इट इज कीपिंग योर थायराइड इन द कंफ्यूज स्टेट। कौन सी स्टेट में, कंफ्यूज स्टेट। कभी बोला हाइपर, कभी बोला हाइपो। सो अ पेशेंट ऑन एम्योड्रोन, कैन ही प्रेजेंट विद हाइपर? Yes. Can he present with hypo? Yes. That explains the fact why the most common side effect of this class of drug is always going to be your thyroid abnormality. It's going to be thyroid abnormality. What are the other important side effects, guys? What are the other important side effects of this class of drug? Other side effect बताइएगा। ब्लू मैन सिंड्रोम थोड़ा रेयर है, थोड़ा कॉमन बताइए। सबसे पहले हेपेटोटॉक्सिसिटी, क्या करेगा ये, हेपेटोटॉक्सिसिटी। और क्या कर सकता है, ईसीजी से रिलेटेड बताइएगा, क्या कर सकता है, QT prolongation, liver toxicity, QT prolongation, thyroid abnormality. It can also lead to a very common side effect that is related to the sunlight, that is known as photosensitivity. All the sun exposed area will turn out to be grayish blue, और इसके लिए, इसके वजह से बोलते हैं कौन सा मैन सिंड्रोम, बोलिएगा, ब्लू मैन syndrome. This is different from Redman syndrome. Redman syndrome is seen with a vancomycin, okay, और yellow baby syndrome is seen with a yellow baby syndrome, cotrimoxazole. Gray baby syndrome, chloramphenicol. कलर कर देता है, ऐसा है फेनिकॉल, chloramphenicol. Blue man syndrome हो जाएगा, right? Apart from that, remember, they also can lead to pulmonary fibrosis. They can lead to what? Pulmonary fibrosis, and they can also lead to corneal microdeposits. कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का बहुत ही फेमस ड्रग है। ड्रग्स लाइक डिजॉक्सिन, ड्रग्स लाइक योर एमेड्रॉन, ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनर। इससे क्वेश्चन उठाता है, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जामिनर अगर फार्मा वाला से छूट जाता है तो मेडिसिन वाला उठा लेता है, बिकॉज क्लिनिकली भी काफी ये डिस्कस्ड ड्रग है ना, वेदर देना है कि नहीं देना है, कैसे पेशेंट को देना है, बहुत डिस्कस कर देते हैं, बिकॉज दे आर वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग्स, ठीक है। एमेड्रॉन, कॉर्नियल माइक्रो डिपॉजिट्स। अच्छा, सोच के बताइएगा, अगला क्वेश्चन जो पोटेंशियल एमसीक्यू हो सकता है कि ऐसे पेशेंट में जब ये साइड इफेक्ट हो रहा है, तो अगले एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अ पेशेंट वाज स्टार्टेड ऑन एमेड्रॉन, व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशन दैट विल बी आस्क्ड ऑन फॉलो अप। कौन सा इन्वेस्टिगेशन इस पेशेंट को बोलोगे कि फॉलो अप पे ये इन्वेस्टिगेशन करा के आना, ये मेडिसिन वाला पूछेगा, क्या कराओगे, सबसे पहले थायराइड एब्नॉर्मलिटी, वहां से स्टार्ट कर लो। तो यू कैन टेक आइदर सीरम TSH और यू कैन डायरेक्टली आस्क फॉर थायराइड फंक्शन टेस्ट, T3 T4 TSH पूरा करा लो। फिर आपने बोला सर LFT करा लो, बिल्कुल करा लो जी, हेपेटोटॉक्सिसिटी है। You should always keep an eye on the ECG level as well. Why? Because they are causing QT prolongation, because they are causing pulmonary fibrosis. That is a very rare, not very common, थोड़ा रेयर है compared to थायराइड वाले से लेकर के, राइट। तो अगर पेशेंट को पल्मोनरी सिम्टम है आफ्टर इयर्स ऑफ द थेरेपी, if the patient is having pulmonary symptom, which investigation you will ask? Fibrosis is one of the interstitial lung disease. क्या कौन सा इन्वेस्टिगेशन बोलोगे? What is the investigation of choice for interstitial lung disease? आपका अपना HRCT, हाई रेजोल्यूशन CT, फार्मा को रेडियो से इंटीग्रेट करिएगा, ठीक है। सो दीज आर द इन्वेस्टिगेशन दैट यू आर गोइंग टू आस्क ऑन द फॉलो अप। सो सी, हाइपर और हाइपो हो सकता है, नहीं हो सकता है, फाइब्रोसिस भी हो सकता है। Now, do remember, I am telling you a very important fact here, that gynecomastia as a side effect. Remember, I am telling you, gynecomastia as a side effect has been reported with in some studies. किसी स्टडीज में ये भी रिपोर्टेड है, लेकिन दैट इज वेरी रेयर। इसलिए ये ऑप्शन में नॉट था या लिस्ट था, दोनों ही कंडीशन में द आंसर विल बी सी, बिकॉज इन सम स्टडीज दे हैव मेंशन्ड that they are causing abnormal endocrine function that may lead to gynecomastia, but again that's a matter of study. तो अगर gynecomastia पूछ लिया तो अगले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा, which drug will lead to gynecomastia? Drugs causing the gift of gynecomastia. Gynecomastia is it a gender specific side effect? Is it a gender specific side effect? Can you have gynecomastia? हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो सकता है, राइट।
यू कैन हैव गायनेकोमास्टिया, जेंडर स्पेसिफिक क्यों, मेल को ही होगा, है ना, तो दिस इज जेंडर स्पेसिफिक साइड इफेक्ट। ये भी क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जेंडर स्पेसिफिक साइड इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग, है ना। तो बताइएगा गायनेकोमास्टिया कौन कौन सा ड्रग करेगा जो आपने बोला, डिजॉक्सिन और आइसोनियाजेब, स्पाइरोनोलैक्टोन, Cimetidine is one of the H2 blocker that can lead to gynecomastia. Ketoconazole, and also your estrogen. तो आई थिंक इस हम सब इसी अपने एमबीबीएस टाइम से ऐसे ही याद करते हैं, इसको डिस्को ड्रग बोलते हैं कि डिस्को में एंट्री उसी को मिलती है जिसको गायनेकोमास्टिया हो, नो गायनेकोमास्टिया नो एंट्री, ठीक है। डिस्को में जाना है तो पहले गायनेकोमास्टिया लेकर आइए। चलिए, अ पेशेंट विद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ऑन थायराइड डायरेटिक्स डेवलप्ड हाइपोकैलेमिया। देखिए कोई भी डायरेटिक होगा तो हाइपोकैलेमिया तो करेगा। आई होप ऑल ऑफ यू गाइस आर स्टिल अवेक हो, एनर्जेटिक हो कि नहीं हो, हो कि नहीं हो। चलो, हाइपोकैलेमिया के साथ पेशेंट आता है, सोच के बताइएगा। मेडिसिन का क्वेश्चन भी हो सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इनहिबिट द लॉस ऑफ पोटेशियम, कौन सा एजेंट इनमें से पोटेशियम के लॉस को कम करेगा। हाँ जी, अमाइलोराइड। Why not amiodarone? Amiodarone अभी तो बताया मैंने, it's a class 3 antiarrhythmic drug. It's a class 3 antiarrhythmic drug. It's a potassium channel blocker. हमें क्या करना है, we have to inhibit the loss of potassium. तो बताइएगा कौन सा ड्रग होगा। आपने बोला amiloride. Which class of drug is amiloride? They are the potassium channel blocker. Potassium स्पेयरिंग डायरेटिक्स, पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक। अब जब पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक की बात करते हैं तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, वन इज नोन एज एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर ब्लॉकर, और जितने भी ड्रग हैं उनको हम यूजुअली याद करते हैं SETA, सेटा निमोनिक से, SETA, स्पाइरोनोलैक्टोन दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड टू ऑल ऑफ यू गाइस, एप्लेरेनॉन, स्पाइरोनोलैक्टोन, एप्लेरेनॉन। फिर अगले दो क्लास आते हैं जिसको बोलते हैं एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर, इनैक ब्लॉकर। इनैक ब्लॉकर में कौन कौन से आएंगे, ड्रग्स लाइक योर ट्राइमटेरिन, ड्रग्स लाइक योर ट्राइमटेरिन, ड्रग्स लाइक योर एमाइलोराइड। तो ओवरऑल जितने भी ड्रग हैं उनको कैसे याद करोगे, SETA, सीटा, SETA, सीटा। सीटा इज अ वेरी सिंपल निमोनिक टू रिमेंबर, SETA, स्पाइरोनोलैक्टोन, एप्लेरेनॉन, ट्राइमटेरिन एंड एमाइलोराइड। ये बात तो क्लियर हो गई। नाउ पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक दो तरीके से काम कर रहे हैं बच्चे, वन इज एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर ब्लॉकर, अदर वन इज एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर। इन सभी के साथ एक कॉमन साइड इफेक्ट जो होगा, दे बोथ विल बी एसोसिएटेड विद हाइपरकैलेमिया। आप सोच के बताइएगा कौन और ऐसा ड्रग है जो हाइपरकैलेमिया कॉज कर सकता है, विच इज द अदर ड्रग दैट कैन कॉज हाइपरकैलेमिया, जो अगले एग्जाम का पोटेंशियल एमसीक्यू होगा। पोटेशियम से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार आता रहता है। गाइस रिमेंबर, जितने भी रास सिस्टम इनहिबिटर हैं, जितने भी रास सिस्टम इनहिबिटर हैं, दे आर ऑल गोइंग टू बी एसोसिएटेड विद हाइपरकैलेमिया। नाउ यू विल बी टेलिंग मी व्हाट आर द रास सिस्टम इनहिबिटर, कौन कौन से रास सिस्टम इनहिबिटर। वी हैव ACE inhibitor which are ending with the pril, we have ARB which are ending with the sartan, and बाकी ये हमारे एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर ब्लॉकर हो गए, स्पाइरोनोलैक्टोन एंड एप्लेरेनॉन। So all the RAS system inhibitor will be associated with hyperkalemia. Furosemide is a loop diuretic, no? Furosemide is a loop diuretic. ये तो खुद ही hypokalemia करेगा. All the diuretics will cause hypokalemia except potassium. अरे potassium करेगा ही, furosemide बहुत ज्यादा करेगा. I repeat again my question. All the diuretic will cause hypokalemia except potassium sparing diuretic. Now next question is, what is the site of action of potassium sparing diuretic? Collecting duct. Collecting duct. ठीक है, चलो. A patient on anti-tubercular drug bedaquiline, which of the following ECG finding will be seen? I think we have seen this already. I think PYQ है तो ये तो गलती किसी का नहीं होगा, QT prolongation. तो इसके पहले वाले एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा था, जो अभी इसके पहले वाले PYQ में जाएंगे तो आप देखोगे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा था। तो बी से आपको याद रखना है, दैट इज नोन एज ATP सिंथेज इनहिबिटर। सो न्यू ड्रग है बेडाक्विलिन, वेरी मच इनटू डिस्कस्ड, एंड हमारे इंडिया के प्रोग्राम में भी काफी कॉमनली यूज हो रहा है, दैट इज नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम में भी काफी कॉमनली यूज है। तो दे आर ATP सिंथेज इनहिबिटर्स। नेक्स्ट एग्जाम का पोटेंशियल एमसीक्यू विल बी ड्रग्स लाइक योर प्रिटोमेनिड,
ड्रग्स लाइक योर प्रिटोमेनिड, ड्रग्स लाइक योर डेलामेनिड, प्रिटोमेनिड एंड डेलामेनिड, इनके नाम में क्या वर्ड आ रहा है? मेनिड एंड मेनिड। क्या वर्ड आ रहा है? मेनिड एंड मेनिड, दे बोथ आर मेनिड। सो मेनिड मेनिड में एक चीज जो कॉमन आ रहा है, एम से मेनिड, एम से मेनिड, तो दोनों ही मेनिड हैं, तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन विल बी एम से माइकोलिक एसिड synthesis inhibitor. Mycolic acid synthesis inhibitor. So these are ATP synthase inhibitor. They are also sidal, and this is also going to be sidal. Do you guys know? चाहे इसका साइड इफेक्ट हो या इसका साइड इफेक्ट हो, that is going to be same. They both cause QT prolongation. They both can cause hepatotoxicity. They both can cause QT prolongation and they both can cause hepatotoxicity. Done? आगे चलते हैं. A 2-month pregnant female, old word हटा दीजिएगा. A 2-month pregnant female require anticoagulation therapy preferred agent. हाँ जी, I think anticoagulation during pregnancy. अगर anticoagulation की बात करें in pregnancy में, तो we have studied this many a times. Like in first trimester, we are going to utilize 1 to 12 week. हम यूटिलाइज करते हैं अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन या लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन, प्रेफरेबली लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन. प्रेफरेबली जिसके ऊपर स्टार लगाया वो प्रेफर्ड होगा, प्रेफरेबली लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन. एंड लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन जितने होते हैं उनके सबके नाम में क्या आते हैं? पेरिन. हेपेरिन के जैसा दैट इज इनोक्सापेरिन, डाल्टेपेरिन, टिंजापेरिन, आर्डेपेरिन, प्रानपेरिन, है ना, रेविपेरिन, सबके नाम में क्या आएगा? पेरिन, पेरिन, पेरिन. अगर अगला आ जाए कि 13 to 35 वीक में क्या करेंगे? Then we are going to give warfarin. In 36th week, again we are going to switch to low molecular weight heparin, right? Low molecular weight heparin हमेशा postpartum again हम warfarin पे ले आते हैं. Now there is a reason why we are switching back to low molecular weight heparin during 36th week, क्योंकि after 37th week labor होगा, delivery होगी. So to make sure that there is a lesser blood loss during the process of the childbirth, right? So intrapartum हमने अलग अलग ड्रग यूटिलाइज किया, एंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वी यूज लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन. नाउ प्रेगनेंसी इज अ स्टेट ऑफ हाइपर कोएगुलेबिलिटी. डू यू गाइस नो दैट? कोएगुलेशन फैक्टर बढ़ जाते हैं तो हाइपर कोएगुलेबल स्टेट होता है, राइट? सो वी नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्गर एंटीकोएगुलेंट between heparin and warfarin. Which is a stronger anticoagulant? Warfarin. Which is stronger? Warfarin. It is inhibiting clotting factor multiple 2, 7, 9, 10, है ना? Correct answer for this one is going to be enoxaparin. Why can't we use aspirin? Because aspirin is not anticoagulant, it's an antiplatelet drug. It's one of the thromboxane A2 inhibitor. It's one of the antiplatelet drug. What about apixaban? 10A पे बैन लगाने वाले ड्रग, दे आर द डायरेक्ट 10A इनहिबिटर. नाम में देखिए ना, 10A पे बैन लगा दिया, डायरेक्ट 10A इनहिबिटर. Warfarin we are not going to use in the first trimester. Why warfarin is contraindicated in first trimester? Warfarin, if it is given in first trimester, they are going to be associated with a very famous syndrome known as your Contradi syndrome. Contradi syndrome, also given the name as a fetal warfarin syndrome. Contradi syndrome, also given the name as a fetal warfarin syndrome. यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होता है? Skeletal and facial defect. Skeletal and facial defect. तो facial defect होगा, skeletal defect होगा, and skeletal and facial defect होगा. फेशियल डिफेक्ट में पेशेंट को आएगा फ्लैट नोज. ठीक है, फ्लैट नोज के साथ एक न्यूनेट का इमेज दे देगा, पूछेगा कि विच ड्रग वाज एक्सपोज्ड टू द मदर. ठीक है, तो रिमेंबर दैट इज गोइंग टू बी फीटल वारफरीन सिंड्रोम. सो वारफरीन स्केलेटल फेशियल मेनली बोन और कार्टिलेज के ग्रोथ को अफेक्ट करता है, बोन एंड कार्टिलेज की ग्रोथ को अफेक्ट करता है. तो वारफरीन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसीलिए नहीं दे रहे हैं. ठीक है, ओके. A patient was given antipsychotic haloperidol. She developed one-sided neck stiffness and altered body tone. ठीक है, neck stiffness and altered body tone. Next step in the management बताइएगा.
If she is developing neck stiffness and altered body tone, can I say that she is already developing extrapyramidal symptom? Now next question will be asked to you, extrapyramidal symptom is seen due to which pathway? Due to D2 blockade in which pathway? ये अगला एग्जाम का क्वेश्चन होगा आपके. The name of the pathway that is known as your nigrostriatal pathway. कौन सा pathway? Nigrostriatal pathway. So due to blockade into the nigrostriatal pathway, we actually see, है ना, ड्यू टू ब्लॉकेड इन द nigrostriatal pathway हमको एक्स्ट्रापिरामिडल सिम्टम देखने के लिए मिलता है. नाउ एक्स्ट्रापिरामिडल सिम्टम जैसे डिस्टोनिया हो रहा है, तो उसके मैनेजमेंट के लिए एक्स्ट्रापिरामिडल सिम्टम हुआ क्यों, उसको समझने के लिए आई थिंक बेसिक आप सबको पता है कि देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ बैलेंस बिटवीन डोपामिन एंड एसिटाइलकोलिन. Whenever you guys are actually going to give your patient one of the D2 blocker, if ever you are going to give one of the D2 blocker, then what will happen? D2 blocker की वजह से ये डोपामिन का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है. बिकॉज ऑफ द D2 ब्लॉकर की वजह से डोपामिन का लेवल क्या हो गया, कम हो गया, और एसिटाइलकोलिन का लेवल क्या हो गया, बढ़ गया. नाउ दिस इज मेनली सीन ड्यू टू विच ब्लॉकर? D2 ब्लॉकेट की वजह से एक्स्ट्रापिरामिडल सिम्टम हो रहा है D2 ब्लॉकर की वजह से. तो एक तरीका तो ये है कि आप डोपामिन के लेवल को ऊपर कर दो, बट द प्रॉब्लम इज इफ यू आर गोइंग टू इंक्रीज द लेवल ऑफ डोपामिन, फिर साइकोसिस बढ़ जाएगा. बिकॉज साइकोसिस में द मेन प्रॉब्लम की डोपामिन हाई था. द मेन प्रॉब्लम इन साइकोसिस इज डोपामिन वाज हाई. तो इसको तो बढ़ाना खतरे से खाली नहीं. तो नेक्स्ट व्हाट वी कैन डू कि हमें इस एसिटाइलकोलिन को इस लेवल पर लेकर आना है, सो दैट इट विल ऑलरेडी ऑटोमेटिकली गो अप एंड देयर विल बी अ बैलेंस बिटवीन द बोथ. तो हमें चुपके से एसिटाइलकोलिन को नीचे लेकर आना है. सो व्हाट टाइप ऑफ ड्रग वी आर गोइंग टू यूज? सेंट्रली एक्टिंग एंटाइकोलिनर्जिक. एंटाइकोलिनर्जिक ड्रग वी आर गोइंग टू यूज. सो व्हाट इज द सेंट्रली एक्टिंग एंटाइकोलिनर्जिक ड्रग वी आर गोइंग टू यूज? ड्रग्स लाइक योर बेंजहेक्सोल, ड्रग्स लाइक योर benztropine, benzhexol, these are the drugs that we can utilize. They are the centrally acting anticholinergic drugs. All right. So again, इस कंडीशन में अगर आपने डोज हेलोपेरिडोल को बढ़ा दिया तो क्या होगा? It will or worsen out. तो we cannot increase, है ना, इसके डोज को तो नहीं बढ़ा सकते. At the dose of benztropine, yes, there is no point of switching to clozapine because extrapyramidal symptom हो रहा है. Clozapine is atypical one. Flufenazine is also one of the typical one. It will also worsen the problem. चलिए, a patient with amoebic liver cyst was on anti-amoebic drug and consumed alcohol. He developed flushing, hypotension, nausea, and vomiting. What is the diagnosis? The diagnosis will be disulfiram-like reaction because we already know anti-amoebic drug की बात कर रहे हैं ना. तो which anti-amoebic drug? Metronidazole is one of the anti-amoebic drugs. They are actually associated with aldehyde dehydrogenase inhibiting property. They are one of the aldehyde dehydrogenase inhibitor, and because of the inhibition of the aldehyde dehydrogenase, there is going to be increase in the level of acetaldehyde. Acetaldehyde is a toxic intermediate metabolite that will be causing problems like your nausea, vomiting, abdominal pain, fall in the blood pressure, headache. ये सारे सिम्टम करता है. फ्लशिंग एपिसोड, ये सारे के सारे सिम्टम करता है. तो ये जो सारे सिम्टम हो रहे हैं ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज, दिस एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज इज ओरिजिनली इनहिबिटेड बाय व्हिच ड्रग? डाइसल्फिराम. तो इसीलिए इस सारे सिम्टम को बोलते हैं डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन. क्या बोलते हैं? डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन. इसको हम बोलते हैं कलेक्टिवली डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन. डन? ओके. There is no delirium tremens or alcohol withdrawal. Alcohol withdrawal तो हो ही नहीं रहा है ना, वो तो खुद ही अल्कोहल लिया है. ठीक है. नेक्स्ट, a 53-year-old menopausal postmenopausal lady present with a breast cancer. What is the drug of choice in this patient? 53-year-old female postmenopausal lady है, उसको प्रॉब्लम हो रहा है, क्या यूज करेंगे? ब्रेस्ट कैंसर के लिए सबसे पहले जो प्रिफर्ड होता है that is always going to be your selective estrogen receptor modulators, drugs like tamoxifen, drugs like your raloxifene. उसके बाद से we actually look for the age and उसके बाद से we change the drug therapy, but usually SERMs are preferred drug in breast cancer patient. Why can't we give thalidomide? Thalidomide abstain करता है.
फोकोमेलिया 53 ईयर फीमेल को देने से होगा? फोकोमेलिया कब होता है? When a pregnant female receives is the newborn is born with the abnormal limb defects, abnormal limbs, है ना? तो thalidomide actually has been approved, है ना? It has been approved for multiple myeloma. Also, it has been approved for type 2 lepra reaction, but it has no role in the breast cancer. Methotrexate again has no role. Methotrexate is a drug of choice in many conditions, like for example osteosarcoma, कोरियोकार्सिनोमा। और कहां पे ड्रग ऑफ चॉइस होगा? सब नॉन कैंसरस, जैसे आप बोल रहे हैं कौन सा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसमें ड्रग ऑफ चॉइस होगा। सोरियाटिक आर्थराइटिस, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी इसको हम यूजुअली यूटिलाइज कर सकते हैं एज ए ड्रग ऑफ चॉइस, ये हर जगह। बट इनके यूजेस तो बहुत सारे हैं, दे आर हैविंग मल्टीपल यूजेस, मैं बता दूं आपको, दे आर हैविंग मेनी यूजेस, दे आर वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये भी एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, दे आर द डाइहाइड्रोफोलेट reductase inhibitor. What are they? Dihydrafolate reductase inhibitor. And to prevent the toxicity, which drug is added with methotrexate? ल्यूकोवोरिन, जिसका दूसरा नाम होता है फोलिनिक एसिड। क्या नाम है? ल्यूकोवोरिन और फोलिनिक एसिड इज ऑफन एडेड along with the methotrexate. ल्यूकोवोरिन और फोलिनिक एसिड क्या ऐड करेंगे? ल्यूकोवोरिन और फोलिनिक एसिड विल बी एडेड। Which of the following anti-diabetic drug increases the loss of glucose in urine? I think ये क्वेश्चन तो कई बार रिपीटेड है। Increases the loss of glucose. Loss of glucose increment will be done by which type of drug, guys? SGLT2 inhibitors. Among the given one, which one SGLT2? अब अगले एग्जाम का पोटेंशियल एमसीक्यू क्या होगा? What is साइड इफेक्ट, जो कि पिछले एग्जाम में पूछा भी था। A female with vulvovaginitis, which of the following anti-diabetic drug is most likely the cause, है ना? तो अगले एग्जामिनेशन में अगेन इसी से मिलता है तो एक और साइड इफेक्ट आएगा, जैसा कि मैंने बताया कि सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आएगा बट उसके लैंग्वेज में थोड़ा चेंज करके या उसी टॉपिक पे एक दूसरा क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम कर दिया जाता है ना, क्योंकि समय बचाना है सबके लिए, कम समय में ज्यादा पैसे कमाना है ना। हाँ, तो जिसको भी अगेन छोड़िए सब बात। चलिए, बहुत लोगों को बुरा लग जाएगा। इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट दैट वी हैव, the most common side effect in any age group, any gender, is always going to be female में it can also lead to vulvovaginitis. Female में it can also lead to vulvovaginitis. It can lead to vulvovaginitis in female. ठीक है, और क्या साइड इफेक्ट करेगा? It can also lead to weight loss. It can also lead to Fournier's gangrene. Fournier gangrene. यूग्लाइसेमिक कीटोएसिडोसिस, यूग्लाइसेमिक कीटोएसिडोसिस, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अगले एग्जाम का क्वेश्चन होगा। नाउ अदर कौन कौन से ड्रग होते हैं जो SGLT2 इनहिबिटर होते हैं? एक तो हो गया आपने एम्पाग्लिफ्लोजिन बता दिया, कैना, कामा नहीं होता है, मैंने कामा लिख भी दिया, कैनाग्लिफ्लोजिन। कामा तो कुछ होता ही नहीं है ना, कामा तो सिर्फ एक ही बुक है ना। कैनाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन और दूसरा कौन सा है? डापाग्लिफ्लोजिन, डापाग्लिफ्लोजिन, ठीक है। कैनाग्लिफ्लोजिन, डापाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन। आज दिन है फ्राइडे का और आप मेरे से मुंह से क्या निकलवा रहे हो, है ना? अस्तगफिरुल्लाह, है ना? आपका नाम क्या है? फातिमा सोच रही क्या सर बैठे बैठे सुबह सुबह जो है ना, क्या याद दिला रहे हो आप, है ना? शर्म कर लो सर थोड़ा, है ना? गलती से निकल गया फातिमा। चलिए, सॉरी। चलिए, अगला ड्रग बताइएगा, जल्दी से एक रिवाइज कर लेते हैं कि अगले एग्जामिनेशन का पोटेंशियल एमसीक्यू इसी टॉपिक से, इसी ऑप्शन से निकल के आएगा। ग्लाइपिजाइड कौन से ग्रुप का ड्रग है? थोड़ा सा पार्टिसिपेट करिए आप लोग, वरना सो जाएंगे। ग्लाइपिजाइड कौन से ग्रुप का ड्रग है? ग्लाइपिजाइड, ग्लाइक्लाजाइड, ग्लाइब्यूराइड, ग्लाइमेपाइराइड, ग्लाई इज बाइगोनाइड, बाइगोनाइड एक ही होता है, मेटफॉर्मिन। यस, किसने बोला? किसने बोला? किसने बोला? आपने बोला, वेरी नाइस, है ना? मेरे बच्चे दूर से ही पहचान में आ जाते हैं। सेकेंड जनरेशन सल्फोनाइल यूरियास, है ना? सेकेंड जनरेशन
सल्फोनाइलूरियस, दे आर द सेकंड जनरेशन सल्फोनाइलूरियस ग्लाइपिजाइड। और इनके साइड इफेक्ट में छोटा छोटा सा साइड इफेक्ट लिख दे रहा हूं, जो मोस्ट कॉमन है, जो आपके एग्जामिनेशन में रहेंगे, जो पिकिंग लाइन होगा, जिसको आप पिक कर सकते हो, राइट। क्या साइड इफेक्ट होगा, जल्दी बताइएगा। फातिमा के पीछे वाली मैडम जो है, बताइए क्या साइड इफेक्ट होगा। पता नहीं सर, 2 हफ्ते बाद एग्जामिनेशन है, मुझे ही हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है ना। ग्लूकोज कम करेगा, है ना, हाइपोग्लाइसीमिया। आप बताइए, आपका क्या नाम है। अनु, अच्छा, विद एक्सप्रेशन अनु। अनु आप बताइए क्या साइड इफेक्ट आएगा इसके अलावा। ग्लूकोज कम होगा, बिकॉज दे आर इंसुलिन सिक्रेटागॉग, इंसुलिन हैज अ फैट स्पेयरिंग प्रॉपर्टी, और इसके वजह से एक और साइड इफेक्ट क्या होगा, ये वेट गेन कराता है, लॉस नहीं कराता। यही क्वेश्चन रहेगा अनु, वेट गेन कराएगा, ठीक है, वेट लॉस नहीं कराएगा। इट कैन ऑल्सो लीड टू बोन मैरो सप्रेशन, बीएमएस मतलब बोन मैरो सप्रेशन। चलिए बोलिए, किसने कुछ बुलाया था क्या, मुझे डेजा वू हो रहा है। अच्छा चलिए आगे बताइए। एक्जीनाटाइड कौन से ग्रुप का ड्रग है, एक्जीनाटाइड, लिक्सिसिनाटाइड। ये देखिए कितनी सारी चीजें हम रिवाइज कर रहे हैं, आप देख पा रहे हो, एक ड्रग से हमने उठाया, एक क्वेश्चन में कितनी सारी चीजें हमने रिवाइज किया। अब अगले 2 ऑप्शन को भी और रिवाइज कर लोगे तो ये टॉपिक से जितने क्वेश्चन आने वाले हैं यहीं पे सॉर्टेड, फिर इसके बियॉन्ड कहीं नहीं पढ़ना, यहीं से रिवाइज करना। आगे बोलिएगा, एक्जीनाटाइड, अदर ड्रग्स। चलिए जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि GLP-1 एनालॉग और कौन होते हैं, एक्जीनाटाइड, लिक्सिसिनाटाइड, लीराग्लूटाइड, सीमाग्लूटाइड, राइट। नाउ सारे के सारे इंजेक्टेबल हैं एक्सेप्ट सीमा। सीमा इज इफेक्टिव ओरली, वो ओरली भी अवेलेबल है, राइट। सीमाग्लूटाइड ओरली इफेक्टिव है। तो GLP एनालॉग, इसका साइड इफेक्ट बताइएगा क्या होगा, बिकॉज देयर नेम इज हैविंग आइड। एक चीज तो रूल बना लीजिए कि जितने एंटी डायबिटिक के नाम के साथ पेप्टाइड वाला आइड आएगा, दे ऑल विल बी कॉजिंग हाइपोग्लाइसीमिया, है ना। तो क्या ये हाइपोग्लाइसीमिया करेगा। चलिए अब बताइए विद रिस्पेक्ट टू वेट, वेट को बढ़ाएगा घटाएगा। एक्जीनाटाइड, ये ऐसे ग्रुप के ड्रग हैं दैट दे कॉज वेट लॉस। ये क्या करते हैं, ये वेट लॉस कराते हैं, दे कॉज डिक्रीमेंट इन द वेट। इनफैक्ट इसकी जो 2 ड्रग हैं, लीराग्लूटाइड और सीमाग्लूटाइड, ये एंटी ओबेसिटी ड्रग भी है, FDA अप्रूव्ड ड्रग फॉर एंटी ओबेसिटी। सीमा को तो 2023 में भी अप्रूवल मिला है, बहुत रिसेंटली, सीमाग्लूटाइड को, राइट। अगेन और क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, पैंक्रेटाइटिस। नाउ मेडुलरी कार्सिनोमा थायराइड कराता तो नहीं है, बट यस इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ MCT। इसीलिए कोई भी पेशेंट है जिसको फैमिली हिस्ट्री है ऑफ मेडुलरी कार्सिनोमा थायराइड, उसमें ये नहीं देते हैं। एकार्बोस कौन से ग्रुप का ड्रग है, देखिए सारी बातें क्लियर हो गई। एकार्बोस ड्रग का नाम बताइएगा, विच ग्रुप ऑफ ड्रग इज एकार्बोस, अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर। क्या है ये, अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर। द साइट ऑफ एक्शन ऑफ दिस वन इज ऑलवेज गोइंग टू बी इन द इंटेस्टाइन। कहां पे काम करता है ये, इंटेस्टाइन में काम करता है। दे आर वर्किंग मेनली इन द इंटेस्टाइन। एकार्बोस अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर, ठीक है। इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट होंगे जल्दी बताइए। द मोस्ट कॉमन इज गोइंग टू बी फ्लैटुलेंस, दैट इज अगेन मेनली GI रिलेटेड साइड इफेक्ट होगा, फ्लैटुलेंस। बिल्कुल आपने सही बोला, मैल एब्जॉर्प्शन, फ्लैटुलेंस, मैल एब्जॉर्प्शन, और क्या कराएगा, flatulence, malabsorption. They can also lead to diarrhea, that is osmotic kind of diarrhea. The patient will also be bloated. So bloating, malabsorption, flatulence, diarrhea, these are all going to be the important side effect of the alpha glucosidase inhibitor. तो ये सारे के सारे ड्रग यहीं पे हमने समराइज कर लिया। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। मैं आपको बोलूंगा साइड इफेक्ट, आपको ड्रग गेस करना, मैं बताऊंगा साइड इफेक्ट का नाम, आपको गेस करना है ड्रग का नाम, ठीक है। स्टार्ट करें। Now, which of the following anti-diabetic drug will be causing hypoglycemia and weight gain along with the bone marrow suppression? हाँ जी, ग्लाइपिजाइड और एनी ऑफ द सल्फोनाइलूरियास। ऐसा नहीं कि ग्लाइपिजाइड, दूसरे भी सल्फोनाइलूरिया कैन दे आल्सो नॉट कॉज, यस अदर सल्फोनाइलूरियास they can also cause this problem. Now, which of the following anti-diabetic drug can increase the risk of medullary carcinoma of thyroid, therefore should not be given in the diabetic patients? Increase the risk of diabetic patient with a family history of MCT. किसमें?
GLP-1 एनालॉग है ना, GLP-1 एनालॉग. विच एंटी डायबिटिक ड्रग अप्रूव्ड फॉर ओबेसिटी? Liraglutide and semaglutide. Liraglutide and semaglutide. Which of the following GLP analog is available by the oral route? Sema available by the oral route. बाकी सबके रूट क्या है? सबक्यूटेनियस. सबक्यूटेनियस, IV नहीं, सबक्यूटेनियस है ना, IV नहीं, सबक्यूटेनियस. जैसे इंसुलिन सबक्यूटेनियस है, ये भी सबक्यूटेनियस है. ठीक है. Now which of the following anti-diabetic drug is causing flatulence, malabsorption and these kind of side effects? Alpha glucosidase inhibitor. Done. Now we are going to the next one. चलिए, which of the following is a side effect of thiazide diuretics? A site of action of thiazide diuretic. NaK2Cl importer blockade at the thick ascending limb of loop of ये तो loop diuretics हो गया. NaCl co-transporter the DCT, यही इसका आंसर होगा. और इसके पिछले एग्जाम में क्या किया था? इसी क्वेश्चन को इमेज, ट्यूब्यूल का इमेज दिया था और डीसीटी पे एरो लगा के पूछा था कि कौन सा डायरेटिक काम करेगा. तो आई थिंक सेम क्वेश्चन देखा आपने. तो आपको बताने का मतलब ये है कि सेम टॉपिक से क्वेश्चन कैसे चेंज किए जाते हैं, उसी टॉपिक के अराउंड एग्जामिनर रहता है. एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर एट द कलेक्टिंग डग. इनैक ब्लॉकर. ड्रग का नाम बताइएगा. इनैक ब्लॉकर, एमाइलोराइड एंड ट्राइमटेरिन. एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागनिस्ट एट द कलेक्टिंग डग. नाम बताइएगा. स्पाइरोनोलैक्टोन. स्पाइरोनोलैक्टोन बोलते रहिए ड्रग का नाम, तभी याद रहेगा आपको. स्पाइरोनोलैक्टोन. ठीक है. प्रेग्नेंट फीमेल विद हिस्ट्री ऑफ आस्मा, हाई ब्लड प्रेशर, बीपी इज 150/90. व्हिच ड्रग इज प्रेफर्ड? Nifedipine. But don't you guys think the drug of choice for hypertension in pregnancy is going to be labetalol? है कि नहीं? Labetalol is a non-selective beta blocker. This can increase the precipitation of asthma. Therefore, nifedipine, that is one of the calcium channel blocker that will be utilized. Now here gives me the next question because anti-hypertensive pregnancy में बार-बार आपको पढ़ाता हूँ और हर बार एक क्वेश्चन आता है. इसके पिछले वाले में आया था हाइपरटेंसिव में क्या यूज करेंगे, तो लेबेटालॉल. फिर अगली बार क्या किया, उसमें हिस्ट्री ऐड कर दिया कि भाई आस्मा की हिस्ट्री में क्या देंगे, तो निफेडिपिन. तो अगेन वो हमारा जो निमोनिक है कि एंटी हाइपरटेंसिव इन प्रेगनेंसी, जल्दी से उसको रिवाइज कर लेते हैं. किसको इसको पता है एंटी हाइपरटेंसिव इन प्रेगनेंसी? व्हाट इज यूज्ड एंड व्हाट इज अवॉइडेड? व्हाट इज यूज्ड एंड व्हाट इज अवॉइडेड? जल्दी से बताइए. द वन दैट इज यूटिलाइज, इसका निमोनिक क्या है? कहां भेजोगे लेडी को? लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज भेज दो. बोलो बहन जी यहाँ पे जाओ, यहाँ पे अच्छी केयर होगी आपकी. लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, दैट स्टैंड फॉर ड्रग्स लाइक योर labetalol, that is the drug of choice actually. अगला will be your hydralazine, which is a potassium channel opener. It's a potassium channel opener, not blocker, है ना. अल्फा मिथाइल डोपा एंड अदर वन इज द क्लोनिडीन. दोनों को एक साथ इसलिए नाम लिख रहा हूं बिकॉज दे बोथ आर एक्चुअली अल्फा 2 एगोनिस्ट. दे आर सेंट्रली एक्टिंग सिम्पैथोलिटिक अल्फा 2 एगोनिस्ट. लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज गोइंग टू बी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर. वो वाले कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जिसके नाम के लास्ट में क्या आते हैं? डिपिन. यही सेफ है. वेरापामिल, डिल्टियाजेम अनसेफ है, यही सेफ है. बाकी दोनों क्या है? अनसेफ है. इनको क्या बोलते हैं? DHPs. And other one that is safe is going to be your cardioselective beta blockers. Cardioselective beta blocker. This is going to be the drug that is going to be safe. What is avoided? तो उसको बोलना भूल के भी DNB कॉलेज मत जाना. कहाँ नहीं जाना? DNB कॉलेज नहीं जाना. तो बहन जी को कहाँ भेजोगे? लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज. सब लोग बोलेंगे लेडी हार्डिंग. L for लेबेटालॉल, H for next अल्फा, अल्फा मिथाइल डोपा. कॉलेज इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर. कौन सा वाला? डिपिन्स वाला. कौन सा वाला? डिपिन्स वाला. अगला एक और सी से कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर. राइट, रिमेंबर नॉन सेलेक्टिव नॉट सेलेक्टेड, नॉन सेलेक्टिव नॉन सेलेक्टेड. ठीक है. अवॉइडेड, उसको अवॉइड करने के लिए बोलेंगे अवॉइड DNB कॉलेज. का मतलब ये होगा ऑल द ACE इनहिबिटर थ्रू आउट. नाउ ACE इनहिबिटर कैसे पहचानोगे आप? प्रिल. ACE इनहिबिटर या दूसरा कौन सा है? ARB. D stand for your all the diuretics. N stand for your non DHPs. और N से एक और याद रख लीजिएगा, नाइट्रोप्रोसाइड. दे इंक्रीज द रिस्क ऑफ साइनाइड टॉक्सिटी, फीटल साइनाइड टॉक्सिटी. इनफैक्ट एडल्ट में भी कराता है, फीटल में भी फर्दर कराएगा, इसलिए सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड भी नहीं देते हैं. B से बीटा ब्लॉकर. कौन सा बीटा ब्लॉकर नहीं देंगे?
नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर नहीं सेलेक्ट करेंगे। क्या सेलेक्ट करेंगे? सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर सेलेक्ट करेंगे। तो अगेन एंटी हाइपरटेंसिव इन प्रेगनेंसी, इससे आसान तो कुछ होगा ही नहीं। एंटी हाइपरटेंसिव इन प्रेगनेंसी में दो चीज याद करना है, क्या यूज करेंगे, कहां पे भेजोगे और कहां नहीं भेजोगे, डीएनवी कॉलेज। तो ये क्वेश्चन भी बार बार आता है, पिछले 5 एग्जाम का क्वेश्चन उठाइए, एक क्वेश्चन जो एस इनहिबिटर वाला आता है बार बार आता है कि पेशेंट को हाइपरटेंशन हो गया, शी कंसीव्ड, व्हिच ड्रग विल यू स्टॉप, which drug will be avoided in pregnancy। बार बार एक ही क्वेश्चन आता है। ACE inhibitor, they are all ending with the prils, they are all ending with the prils, right, they are all going to end with the prils। ठीक है, अगला हाँ नॉन डीएचपी। नॉन डीएचपी इज द क्लास है ना, इसके अंदर वेरापामिल, डिल्टियाजम जो आते हैं। नॉन डीएचपी में ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है बेसिकली, ड्रग्स लाइक योर वेरापामिल एंड डिल्टियाजम, है ना। आपके आजम का जो दिल है ना बहुत बड़ा है, फटाफट फटाफट सबके लिए क्लास लगा रहे हैं, तो आप बोल दिया दिल दिया ए आजम, है ना, डिल्टियाजम। क्या बोलोगे फातिमा, क्या बोलोगे? डिल्टियाजम नहीं, दिल दिया ए आजम, है ना दिल दिया ए आजम, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। ब्यूपीवाकिन दिया गया, आप सभी को पता है कि जो ब्यूटी जो होता है, ब्यूटीफुल हमेशा कार्डियोटॉक्सिक होता है, जान मार देता है। किसका जान मारता है? जान नहीं मारता है, ब्यूटी तो, है ना। ब्यूटी जो होता है वो दिल के लिए टॉक्सिक होता है। तो ब्यूपीवाकिन इट इज वन ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक। ब्यूटी के बारे में बोलता हूं कि इट इज हाईली कार्डियोटॉक्सिक। क्या ये कार्डियोटॉक्सिक? अब उसको कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स हो भी गया, अगले एग्जाम में पूछेगा कौन सा ड्रग है जो कार्डियोटॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, प्रिफर्ड ट्रीटमेंट फॉर दिस सिनेरियो 20% लिपिड इमल्शन। लिपिड इमल्शन विल बी इंक्रीजिंग, लिपिड इमल्शन इज गोइंग टू इंक्रीज इट्स, है ना, चिलेशन, इंक्रीज इट्स एक्सक्रीशन, है ना, इसके एक्सक्रीशन को प्रमोट करेगा। Which of the following could have caused this acute failure of the liver? एक्यूट फेलियर लिवर, ये सारे पीवाई क्यों अभी जनवरी में आए हुए थे। ए, व्हाई नॉट मॉर्फिन पॉइजनिंग, जो कि अगले एग्जाम का क्वेश्चन होगा। मॉर्फिन पॉइजनिंग का जो केस होता है, क्या मॉर्फिन को ओपियोइड बोलते हैं? तो ओपियोइड में देयर इज गोइंग टू बी पिन पॉइंट प्यूपिल। क्या होता है? पिन पॉइंट प्यूपिल। जीआई में क्या सिम्टम आएगा ओपियोइड की वजह से? कॉन्स्टिपेशन होगा। दिल पे क्या असर आएगा? यूजुअली थेराप्यूटिक डोज में ओपियोइड डज नॉट अफेक्ट, बट एट द हाई डोजेस दे कैन एक्चुअली लीड टू कार्डियक डिप्रेशन प्रॉपर्टी, डिक्रीज इन द हार्ट रेट, डिक्रीज इन द बीपी एट द हाई डोज ओनली। थेराप्यूटिक डोज में हार्ट पे कोई इफेक्ट नहीं करता है, राइट। अगेन दे आर हैविंग मल्टीपल अदर फंक्शन। मॉर्फिन बहुत सारे फीचर होते हैं, मैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स बता रहा हूं जिसको आप पिक करोगे। बेलाडोना पॉइजनिंग, व्हाट इज बेलाडोना? एट्रोपा बेलाडोना। तो बेलाडोना पॉइजनिंग इज सेम एज सेइंग एट्रोपिन पॉइजनिंग, बिकॉज एट्रोपिन कहां से डिराइव होता है? इसी प्लांट से। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लांट? एट्रोपा बेलाडोना। द नेम ऑफ द प्लांट इज एट्रोपा बेलाडोना। तो एट्रोपिन क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं बताइए? आंखों से स्टार्ट करिए। ड्राई आईज, कैसे पता चलेगा आंखें सूखी हुई है? ड्राई माउथ, ठीक है। ड्राई माउथ, ड्राई हेयर, डायलेटेड, आंखें बड़ी बड़ी, है ना, बड़ी बड़ी आंखों वाली लड़की, है ना, तो क्या होगा? माइड्रियासिस। ये बड़ी बड़ी आंखों वाली लड़की मैं खुद से नहीं बोल रहा हूं, ये हिस्ट्री का पार्ट है भाई, इतिहास पढ़ा करिए आप लोग, है ना। बेलाडोना, जो मेरे पुराने स्टूडेंट से सुना भी होगा ये कहानी, बेलाडोना इन वन लैंग्वेज, इस बेलाडोना का मतलब होता है ब्यूटीफुल लेडी। तो पुराने समय में कुछ लेडीज इस प्लांट के बार्क को लगाती थी खूबसूरती के लिए, है ना। क्यों? क्योंकि अगेन उनको स्वेटिंग नहीं होता था, पुराने जमाने में ऐसी थोड़ी था, है ना स्वेटिंग को कम करने के लिए लोग ये बार्क लगा दिए, तो क्या हो गया? सारे ग्लैंड्स इनहिबिट हो गए और हॉट बॉडी होता था। हॉट बॉडी मतलब क्या? कि बॉडी टेम्परेचर कैसा होगा? टेम्परेचर बढ़ा रहेगा। बड़ी बड़ी आंखों वाली बॉडी हॉट होगा। थोड़ा सा नीचे आएंगे, हार्ट रेट कैसा होगा? हार्ट रेट बढ़ा होगा।
हार्ट रेट बढ़ा होगा, तो देखिए दिल की धड़कनें बढ़ी हुई, बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ, आंखें बढ़ी हुई, हर चीज तो टॉप पे है। इसीलिए तो क्या मैं एट्रोपिन को बोलता हूं एटोपिन पॉइजनिंग, यस इसीलिए बोलता हूं एटोपिन पॉइजनिंग। बट विद रिस्पेक्ट टू सिक्रीशन, सिक्रीशन होता है कम, इसीलिए बॉडी टेम्परेचर होता है ज्यादा, राइट। फिर आता है ऑर्गेनोफॉस्फेट या कार्बामेट पॉइजनिंग। Organophosphate or carbamate poisoning. So what is organophosphate carbamate? They are the irreversible acetylcholine esterase inhibitor. Irreversible acetylcholine esterase inhibitor. So they are ultimately going to increase the level of acetylcholine. अब वही तीन जगह पे देखिएगा, है ना, तीन जगह पे नोटिस करिए। आंखें कैसी होंगी इसमें? मियोसिस। तो एक्सेस मियोसिस की वजह से हम एक वर्ड बोलते हैं, इसको बोलते हैं पिन पॉइंट प्यूपिल। बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल भी हो सकता है या बॉडी टेम्परेचर कम भी हो सकता है बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव सिक्रीशन। तो बॉडी टेम्परेचर कम भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, लेकिन कभी बढ़ा नहीं रहेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे आइए, हार्ट की तरफ देखिए। हार्ट रेट कैसा होगा? हार्ट रेट कैसा होगा? डिक्रीज, बिकॉज ऑफ द एसिटाइलकोलिन द हार्ट रेट इज गोइंग टू बी डिक्रीज। एटोपिन एवरीथिंग विल बी ऑन द टॉप। और ऑर्गेनोफॉस्फेट कार्बामेट आपने देख लिया। नाउ हाउ विल यू मैनेज दिस? You are going to manage this with the atropine. Okay, done. How are you going to manage atropine का poisoning? कैसे मैनेज करोगे? फाइसोस्टिग्मीन। एग्जाम के 2 हफ्ते पहले एकदम एक्टिव रहिए आप लोग, बिल्कुल सोना नहीं है। कई लोग यौन कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं। अभी यहाँ खड़ा करा के सामने गाना गवाएंगे। पिन पॉइंट पीपल कॉन्स्टिपेशन, डिक्रीज इन बीपी, डिक्रीज इन हार्ट रेट, दैट मींस दिस टॉकिंग अबाउट मॉर्फिन पॉइजनिंग। बताइएगा क्या एंटीडोट होगा? वेरी गुड, नैलोक्सोन, ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन। तो एंटीडोट वाले क्वेश्चन तो आते ही रहते हैं बार बार। और इस बार इन्होंने पूछा तो अगेन अ टाइप मशरूम का एक वेरिएंट है, दैट इज एमानिटा फैलोइडस। दे आर हाईली हेपेटोटॉक्सिक, दे आर हाईली हेपेटोटॉक्सिक। 7-year-old child presented with the history of recurrent generalized tonic-clonic seizure from 45 minutes. This is a case of status epilepticus. सब लोग बोलिएगा status epilepticus। आपको दिखाना है कि आपने 3 दिन में पढ़ा क्या है। ये सब पढ़ाया क्या होगा? स्टेटस एपिलेप्टिकस। ड्रग ऑफ चॉइस इज लोराज़िपम। क्या देंगे? लोराज़िपम। तो लोराज़िपम कितने ड्रग के ऑप्शन में है? एक ही ड्रग के ऑप्शन में, लोराज़िपम। सो स्टेटस एपिलेप्टिकस ड्रग ऑफ चॉइस इज आईवी लोराज़िपम। और साथ में जब लोराज़िपम रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो वी कीप ऑन एडिंग ड्रग लाइक वेलप्रोवेट, लेवेट्रासिटाम, कार्बामाज़ेपिन, फेनेटोइन। उससे भी काम नहीं चला तो लास्ट में वी आर गोइंग टू गिव बार्बिटूरेट। उससे भी काम नहीं करता है तो वी यूज टू गिव जनरल एनेस्थेटिक्स, उसको एनेस्थेसाइज कर देते हैं पेशेंट, ठीक है। तो ये ऑर्डर चलता है। अ ड्रग हैज बायोअवेलेबिलिटी ऑफ 25%, व्हाट डज इट मीन? 25% है, व्हाट डज इट मीन? A? How many of you in favor of A? Raise hand. अच्छा, बाकी लोग अदर ऑप्शन बताइए। आप लोग जो अदर ऑप्शन वाले हैं उनका आपके सोचिए, आपका क्या है मैडम? बी, 75% ड्रग रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या नाम है आपका? बेनजीर भुट्टो वाला हुसैन। बेनजीर पता है कौन है? वर्ल्ड में कोई वर्ल्ड लीडर है ना? कहां? फ्रांस में है। चलिए डॉक्टर बेनजीर ध्यान दीजिएगा। एंड बाकी स्टूडेंट जो लोग बोल रहे थे कि कोई अदर ऑप्शन है, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा ये कि ये कभी भी हम कोई ड्रग देते हैं तो इट विल बी कमिंग टू द, अगर ड्रग दिया तो कहां आएगा? स्टमक में आएगा। फ्रॉम स्टमक दे विल बी एक्चुअली गोइंग थ्रू द पोर्टल सर्कुलेशन, दिस इज द पोर्टल वेन। वाया पोर्टल वेन दे विल बी गोइंग टू द लिवर। और लिवर क्या है? लिवर हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो बैठा है किस लिए? टैक्सेशन लेने के लिए। या मान लीजिए जो चौराहे पे खड़ा हुआ पुलिस ऑफिसर है जो बोलता है कि मेरे हिस्से का माल लाओ, है ना। जितना हिस्से का माल ज्यादा लेगा या गवर्नमेंट जितना टैक्स लेगी आपके पास उतना ही कम बचेगा। अगर ये चौराहे पे जो खड़ा हुआ पुलिस वाला है, मैं बहुत ज्यादा हिंदी बोल रहा हूँ, एनीवन हु इज हैविंग प्रॉब्लम विद हिंदी? हिंदी से प्रॉब्लम वाले तो नहीं है? उधर से कोई हाथ उठा रहा है, हिंदी से प्रॉब्लम? ये बात तो मैं हिंदी में पूछ रहा हूँ। नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी? ओके,
चलो, sorry about that. I should have asked that earlier. Anyways, so this drug, it is moving from here to via portal circulation to the liver. They are reaching to the liver, and inside the liver they will be undergoing first pass hepatic metabolism. So I told you, liver is like government who is taking taxation from us, or a police officer who is sitting on the, जो चौराहा पे है, जो कोई भी आया गया अपना माल लेके गया, तो he will be taking his taxation, मेरा हिस्सा लाओ. Now let's say you are carrying a good of 1 crore and he is saying give me 99 crore. You are left with no amount. Yeah, 1000, and he is asking give me 900. Then you are left with only 100. So higher the first pass metabolism, lesser will be the bioavailability, right? So after the taxation, whatever amount that is reaching the circulation, उसको क्या बोलते हैं? Bioavailability. So let's say I am going to give 100% drug, and here it is saying कि 25% bioavailability बचा. कितना दिया हमने? Assume किया कि हमने एक टैबलेट दिया, 100% टैबलेट दिया या 100 मिलीग्राम का टैबलेट दिया, ठीक है? Now after that I gave 100 but I am achieving only 25. Where is the rest of the 75? कौन ले गया? Liver. So first pass metabolism कितना होगा? Possibly 75% is the first pass metabolism. तभी तो होगा 100, right? So 25% bioavailability मतलब 25% of the drug has reached to the systemic circulation, not 75%. Dr. Benazir, not 75%. 75% undergone first pass hepatic metabolism. Always remember, guys, bioavailability is inversely proportional to first pass hepatic metabolism. Higher the first pass metabolism, lesser will be the bioavailability. Done? Okay. Anti-tubercular drug causing ocular side effect like optic neuritis. आई वाला साइड इफेक्ट, आई से आई नहीं होता है, ई से आई होता है. ethambutol, they are causing optic neuritis, therefore it will be causing red green color blindness. क्या करेगा? Red green color blindness. ठीक है? So optic neuritis एक साइड इफेक्ट होगा. अगला साइड इफेक्ट बताइएगा. अगला साइड इफेक्ट जल्दी से, जो कि नेक्स्ट एग्जाम का क्वेश्चन होगा इसी से. They also can increase the level of uric acid and therefore they can actually precipitate क्या? Gout. Ethambutol. Next is going to be a pyrazinamide. और pyrazinamide के बारे में 3-4 बातें तो आपने सुना ही होगा कहीं ना कहीं. क्या क्या साइड इफेक्ट वाले बताइएगा. मोस्ट कार्डियोटॉक्सिक नहीं है बेटा, मोस्ट हेपेटोटॉक्सिक. बहुत सारे प्यार लिवर को भी अफेक्ट करते हैं, सारे प्यार दिल को थोड़ी अफेक्ट करते हैं. pyrazinamide वाला जो है ये हेपेटोटॉक्सिक है. मोस्ट हेपेटोटॉक्सिक फर्स्ट लाइन ATT है ना, मोस्ट हेपेटोटॉक्सिक फर्स्ट लाइन ATT. In addition to that, it can also increase the level of, and they can actually precipitate what? Precipitate क्या करेगा? Gout. तो ऐसे कंडीशन में जब गाउट प्रेसिपिटेट हो जाए, प्यार से दर्द आना शुरू हो जाए, तो ऐसे प्यार से थोड़े दिन के लिए छुट्टी लेना होता है ना. छुट्टी लेना होता है मतलब वी हैव टू स्टॉप द ड्रग हॉलिडे पे जाना होता है. कौन सा ड्रग हॉलिडे? pyrazinamide को you have to stop, right? Okay. Pyrazinamide, most hepatotoxic, uric acid level is high, precipitating the gout. Rifampicin बताइएगा क्या साइड इफेक्ट करेगा? रेड ऑरेंज यूरिन या रेड ऑरेंज बॉडी सिक्रीशन. रेड ऑरेंज यूरिन या रेड ऑरेंज बॉडी सिक्रीशन. और क्या साइड इफेक्ट करेगा? रेड ऑरेंज यूरिन, रेड ऑरेंज बॉडी सिक्रीशन. और क्या साइड इफेक्ट करेगा? ये भी हेपेटोटॉक्सिटी करेगा, ये भी हेपेटोटॉक्सिटी करेगा. रेड ऑरेंज यूरिन, रेड ऑरेंज बॉडी कलर डिस्कलरेशन, दे विल आल्सो बी कॉजिंग फ्लू लाइक सिम्टम. फ्लू लाइक symptom, they will also be causing flu like symptom. Next is going to be isoniazid. Isoniazid बताइएगा isoniazid क्या साइड इफेक्ट करेगा? Yes, very important, peripheral neuropathy. And peripheral neuropathy will present with the tingling sensation. कैसे प्रेजेंट होगा? tingling sensation. या क्वेश्चन में लाइन रहेगा pin prick sensation, है ना? Patient is getting pin prick sensation. Isoniazid will also be causing hepatotoxicity. और किसी ने बोला था कुछ गिफ्ट के बारे में, गिफ्ट ऑफ gynecomastia. They can also cause drug induced lupus because isoniazid is a drug that is getting metabolized by acetylation.
any drug metabolized by acetylation can cause drug induced lupus. They can cause drug induced lupus. So isoniazid के बारे में इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट, इससे इतने साइड इफेक्ट से क्वेश्चन विल बी पिक्ड अप, आपको क्वेश्चन पिकअप हो जाएगा. रिफाम्पिसिन, रेड ऑरेंज यूरिन, यू विल बी एबल टू पिक अप. रिफाम्पिसिन कैसे काम करता है? डू यू गाइस नो रिफाम्पिसिन? आर से रिफाम्पिसिन, इट्स वन ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर. नेक्स्ट पोटेंशियल एमसीक्यू रिफाम्पिसिन के बारे में. पायराजिनामाइड, दैट इज प्यारजिनामाइड. Why do I call it pyrazinamide? My old students जिन्होंने क्लास अटेंड किया है, क्या क्या बताया मैंने, बताइए. प्यार के बारे में 5 लाइफ लेसन्स. व्हाट आर दोस? बताइए. प्यार करना है, कोई होना भी तो चाहिए. आत्मलव अलग चीज है ना? आत्मनिर्भर है ना, वही आत्मनिर्भर भारत. आप आत्मनिर्भर रहिए, अच्छी बात है, लेकिन प्यार के बारे में अच्छी बात है. मैंने क्या बताई है विद रिस्पेक्ट टू ड्रग, याद कर लीजिएगा. नो मैटर कुछ भी हो जाए, फर्स्ट लाइन ड्रग में जो सबसे ज्यादा जिसका डोज होता है वो प्यारजिनामाइड का होता है. आइसोनाजिड, रिफाम्पिसिन 5-10 के रेंज में रहता है, इसको सीधे 25 mg पर केजी देते हैं. तो नो मैटर व्हाट हैपेंस इन लाइफ, यू ऑलवेज कीप द डोज ऑफ प्यार हाई. पहली बात क्या बोला? प्यार का डोज हाई रखना है. दूसरी बात बोल रहा हूं कि जैसे प्यार अंदर से मारता है, ये भी एक्सक्लूसिवली अंदर से मारता है. अंदर से मारने का मतलब it will be intracellular, killing the intracellular bacilli. They will enter and they are going to kill the intracellular bacilli. तो एक्सक्लूसिव इंट्रासेलुलर एक्टिविटी करने वाला कौन है? प्यारजिनामाइड. तो प्यार अंदर से मारता है, ये भी अंदर जाके मारता है. तीसरा, प्यार इज वेरी वेरी टॉक्सिक. डॉक्टर बेनोजी रिमेंबर, प्यार बहुत टॉक्सिक है, मतलब हेपेटोटॉक्सिक, लिवर की टॉक्सिसिटी करता है ना. प्यार बहुत टॉक्सिक है. और प्यार कब अवॉइड करना है? प्रेगनेंसी में अवॉइड करिएगा. प्यार जितना हो सके प्यार अवॉइड करिएगा प्रेगनेंसी में, ठीक. हाँ, स्पेशली 3rd ट्राइमेस्टर में तो बिल्कुल नहीं, है ना. अच्छा, अब आते हैं बात प्यार के बारे में. 5वीं बात, प्यार करना किससे है? प्यार करना है प्रियंका जी से. प्रियंका जी का मतलब ये हुआ कि प्यारजिनामाइड, there is a gene known as PNCA gene mutation. This is going to cause resistance. PNCA gene mutation क्या करता है? तो प्रियंका जी से क्या करना है? प्यार. प्रियंका जी से प्यार. कोई प्रियंका जी तो नहीं है क्लास में? हैं? कौन है? आप ही हैं. मुझे पता था आप नाम बदल के बैठे हैं. कपड़े भी आप दूसरे को पहन के आ गए. प्रियंका जी, चलिए. सो प्यार करना है प्रियंका जी से, जो वहां कोने में बैठी हुई है, देख लीजिए. और लास्ट बात, ऐसे प्रियंका जी से प्यार करोगे तो प्रियंका जी दर्द भी देंगी, है ना. प्रियंका जी दर्द देंगी, मतलब गाउट वाला पेन होगा, है ना. कौन सा वाला पेन? गाउट वाला पेन. इट कैन प्रेसिपिटेट गाउट. प्यार के बारे में 5 बातें, ये 5 से 6 बातें और आपका 1 नंबर तय. प्यार के बारे में क्या बातें? सबसे पहले डोज हाई रखना है. कहां से मारेगा? अंदर से, बाहर से? एक्सक्लूसिव इंट्रासेलुलर. अंदर से और भी हैं, लेकिन ये एक्सक्लूसिव इंट्रासेलुलर. प्यार के बारे में तीसरी बातें, हेपेटोटॉक्सिसिटी बताइएगा, मोस्ट हेपेटोटॉक्सिक. प्रेगनेंसी में अवॉइड करना है. प्यार किसे करना है? प्रियंका जी से. और प्रियंका जी क्या दे सकती हैं? दर्द. दर्द भी देंगी तो गाउट वाला पेन भी होगा. और ऐसी प्रियंका जी जो दर्द दें, आप क्या करोगे? दूरी बना के रखोगे. दूरी बना के रखोगे. प्रियंका जी को बोलोगे स्टॉप, है ना, स्टॉप. बस, ठीक है, डन. प्रियंका जी वाली डन. और बाकी सारे ऑप्शन भी सॉर्टेड. अ फीमेल पेशेंट वाज सॉर्टेड ऑन एंटीसाइकोटिक. शी प्रेजेंटेड विद वेट गेन एंड मेटाबॉलिक प्रोफाइल चेंजेस. Out of given drug, which of the following drug will lead to these changes? Okay, how many of you in favor of B for Bombay? Raise hand. एकदम confidently. एकदम confidently. B. A for alpha? A for alpha? Alpha कौन है? नहीं है. तो है कौन सा? D for Delhi. Okay. क्या क्या सिम्टम आ रहा है? वेट गेन आ रहा है, मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट आ रहा है ना. तो मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट में अपार्ट फ्रॉम वेट गेन और वी से ओबेसिटी, देयर इज आल्सो गोइंग टू बी डायबिटीज मेलाइटस, देयर इज आल्सो गोइंग टू बी डिसलिपिडीमिया. तो क्या आपके पेशेंट को यही सब हो रहा है क्या? So this weight gain among the antipsychotics, it is mainly associated with, among the antipsychotics, it is going to be associated with atypical antipsychotics. किसके साथ होगा? एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स. तो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स करेंगे, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स करेंगे, दैट इज वेट गेन एंड ऑल. देयर आर सम एक्सेप्शन
there are some exception, they all will be causing atypical, they all will be causing exception that we have are drugs like your aripiprazole, and other one is known as your ziprasidone. Aripiprazole and other one is known as your ziprasidone. Aripiprazole and other one is ziprasidone. तो जितने भी एटिपिकल ड्रग्स दिए गए ये सारे न्यू ड्रग्स हैं, है कि नहीं? एटिपिकल ड्रग्स, दे वर ऑल न्यू ड्रग्स, and it was started in a society, in a colony where everyone, those who are receiving this drug, they were gaining weight. बहुत सारी आंटियां थी, सबके वेट गेन हो रहे थे. तो one day they did a meeting, और मीटिंग में बोला, अरे शिप्रा को देखा, वो तो बड़ी स्लिम शॉट है, हम सबके वेट गेन हो रहे हैं, उसका तो वेट गेन ही नहीं हो रहा है. तो अरे शिप्रा को देखा, दीज आर द वन दैट इज हैविंग लीस्ट और नो वेट गेन, लीस्ट और नो वेट गेन, राइट? तो एरिपिप्राजोल और जिप्रासिडोन तो हो ही नहीं सकता. तो अमॉन्ग एटिपिकल, विच इज द मोस्ट पोटेंट एटिपिकल, दैट इज रिस्पेरिडोन. रिस्पेरिडोन इज द मोस्ट पोटेंट एटिपिकल. तो ये एक ऐसा एटिपिकल ड्रग है जिसको मैं बोलता हूं इट्स अ वेरी रिस्की ड्रग. क्या बोलता हूं? रिस्की ड्रग. रिस्पेरिडोन, रिस्की ड्रग. रिस्की इसलिए बिकॉज दे आर एटिपिकल, लेकिन ये टिपिकल वाला साइड इफेक्ट भी करते हैं, इसीलिए रिस्की है. तो ये बोलता है कि भाई मैं रिस्की तो हूं, लेकिन मेरे साथ कुछ एडवांटेजेस भी है. जहां रिस्क है वहां इश्क है. अरे क्या बोल रहे हो? जहां रिस्क है वहां इश्क है. तो रिस्पेरिडोन बोलता है रिस्की तो हूं, लेकिन मैं मोस्ट पोटेंट भी हूं. आई एम मोस्ट पोटेंट. एंड दे आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ साथ दे आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद योर एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम एंड हाइपर प्रोलैक्टिनिमिया. बात समझ गए? तो रिस्पेरिडोन. व्हाट अबाउट थायोरिडाजिन, क्लोरप्रोमाजिन? ये कौन से ड्रग हैं? जीन. दे आर टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स. ये टिपिकल है, इनके साथ तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है ही नहीं. तो आई थिंक आपका आंसर सही हो गया. अगर इसमें ये क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट एसोसिएटेड विद वेट गेन, देन इन दैट केस सिनेरियो अगेन अरिपिप्राजोल, जिप्रासिडोन. अरे शिप्रा को देखा क्या? ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट यूज्ड फॉर रैपिड एम्प्टीइंग ऑफ बावेल इन इमरजेंसी? सेनासोल्ट. कौन सा होगा? मैग्नीशियम सल्फेट. देखिए जितने मैग्नीशियम वाले सॉल्ट हैं, देयर एक्शन विल बी सीन विदिन 3 आवर्स. विदिन 3 आवर्स ये सबसे फास्टेस्ट एक्टिंग होते हैं. मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम के जितने भी अदर सॉल्ट हैं, दे आर द फास्टेस्ट एक्टिंग. दे आर द फास्टेस्ट एक्टिंग. तो इसीलिए कभी भी हॉस्पिटल में फॉर बावेल प्रिपरेशन, लेट्स से बावेल प्रिपरेशन फॉर एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी अगर करना है, बावेल प्रिपरेशन फॉर लेट्स से कोलोनोस्कोपी, तो हम कौन सा ड्रग यूज करते हैं? यूजुअली मैग्नीशियम सॉल्ट वाला कोलोनोस्कोपी. बाकी सब भी हैं, लेकिन रैपिड अगर सबसे फास्टेस्ट पूछ रहा है तो मैग्नीशियम है ना. सेनासोल्ट, बिसाकोडिल, दे आर आल्सो देयर, लाइक बिसाकोडिल, सेनासोल्ट, दीज आर कंसीडर्ड स्टिमुलेंट्स. ये बावेल वॉल में दे क्रिएट माइक्रो इन्फ्लेमेशन, और इसकी वजह से एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी बढ़ जाती है, एंड देयर विल बी इंक्रीज इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बावेल वॉल. ठीक है. तो ये स्टिमुलेंट्स होते हैं. और लैक्टुलोज क्या होता है? व्हाट इज लैक्टुलोज? दे आर कंसीडर्ड द सेफेस्ट इन प्रेगनेंसी. दे आर द बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स. क्या करते हैं ये? बल्क फॉर्म करते हैं. बल्क फॉर्मिंग एजेंट लैक्टुलोज है ना, बल्क स्टूल के बल्क को फॉर्म करते हैं. दे इनहिबिट द एब्जॉर्प्शन. व्हाई? बिकॉज दे आर गोइंग टू इंक्रीज द ऑस्मोटिक है ना प्रेशर इनसाइड द बावेल. ठीक है. यस. हाँ, we would prefer. नहीं, मैग्नीशियम ऐसा नहीं कि प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड. वी कैन स्टिल यूज मैग्नीशियम इन प्रेगनेंसी एज वेल, है ना. लेकिन मैग्नीशियम सल्फेट क्या करता है? ये शॉर्ट टाइम के लिए ही देते हैं, इमीडिएट. ऐसा नहीं कि इसको आप कंटिन्यूसली यूज कर सकते हो. लैक्टुलोज को हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज प्रेगनेंसी में ड्यू टू प्रोजेस्टेरॉन बावेल वॉल रिलैक्स होते हैं, तो उसको हमें डेली देना पड़ता है. इसको डेली नहीं यूज कर सकते. दे कैन लीड टू मल्टीपल अदर इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस इन दैट केस सिनेरियो. शॉर्ट अगर प्रिपरेशन, बाउल प्रिपरेशन है, प्रेगनेंसी में करना है, तो मैग्नीशियम कैन स्टिल बी यूज्ड. ठीक है. Which of the following is the preferred for emergency contraception in case of intercourse history of 5 days? IUCD. 5 days वाला कौन सा है?
IUCD 5 days. So I think within 5 days the most effective is going to be IUCD. ये क्वेश्चन भी हर एग्जाम में आता है, जैसे इसके पिछले वाले में आया था लीवोनोर्जेस्ट्रॉल 0.075, तो 0.075 में होता है 0.75 मिलीग्राम 2 टैबलेट एट इंटरवल ऑफ 12 आवर्स. ठीक है, बाउल प्रिपरेशन के लिए फास्टेस्ट करना है ना. लैक्टुलोज का असर आता है करीब 6 से 8 घंटे बाद, तो फास्टेस्ट के लिए मैग्नीशियम वी कैन यूटिलाइज, नो प्रॉब्लम. ये क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, काफी कंफ्यूजिंग था, बहुत बच्चे परेशान थे इस क्वेश्चन को लेके. कितने लोगों को याद है कि आया भी था? आया था, तो बताइए कौन सा ड्रग होगा. बहुत लोगों ने इसको गलत भी किया है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं. ये हाँ जी, नॉरएपिनेफ्रीन ड्रग कहां दिया गया है? ये एरो जो दिया है यहां पे क्या दिया गया है? कोई ना कोई ड्रग एडमिनिस्टर किया गया. ये कहां का जो पोटेंशियल आपको दिख रहा है, ये ग्राफ कहां का है? विच पार्ट ऑफ द हार्ट, नोडल टिश्यू और द मायोसाइट? मायोसाइट का तो ऐसे होता है ना बेटा, मायोसाइट में देयर इज अ फास्ट सोडियम चैनल, जिसकी वजह से डिपोलराइजेशन बहुत ही फास्ट होता है, और उसमें एक प्लेटू फेज भी आता है ड्यू टू सोडियम कैल्शियम पोटेशियम इफ्लक्स एंड कैल्शियम इन्फ्लक्स, है कि नहीं? मायोसाइट में कोई ऐसी बात नहीं है. मायोसाइट में ये है, नोडल टिश्यू में देयर इज नो सच थिंग. नोडल टिश्यू में यूजुअली ड्यू टू IF, दैट इज गोइंग टू बी फनी करंट ब्लॉकर, IF के मदद से दे विल बी ब्रिंगिंग टिल द लेवल ऑफ थ्रेशोल्ड. IF क्या होते हैं? फनी करंट, स्लो सोडियम इन्फ्लक्स, है ना, स्लो सोडियम इन्फ्लक्स. उसके बाद से फेज 0 में देयर इज गोइंग टू बी रैपिड कैल्शियम इन्फ्लक्स. नाउ यहाँ पे जो कैल्शियम चैनल होते हैं, इन्फ्लक्स तो होता है बट दीज आर स्लो कैल्शियम चैनल, इसलिए इनका ग्राफ जो है रादर देन सीइंग लाइक दिस, आपको इनका ग्राफ थोड़ा सा कर्व दिखेगा, राइट? सो देयर विल बी स्लो सोडियम इन्फ्लक्स एंड आफ्टर दैट देयर इज गोइंग टू बी फेज नंबर 0. फेज नंबर 0 के बाद फेज नंबर 3, दैट इज रिपोलराइजेशन. दिस इज मेनली सीन ड्यू टू पोटेशियम इफ्लक्स. तो ये तो नॉर्मल चल रहा था. अब बोला कि एक पॉइंट पे आकर के हमने एक ड्रग दे दिया जिसकी वजह से हार्ट रेट जो था क्या हो गया? कम हो गया. जो फायरिंग फ्रीक्वेंसी थी वो कम हो गई. अब फायरिंग फ्रीक्वेंसी कम कैन ओनली बी डन बाय योर कोलिनर्जिक ड्रग, एसिटाइल कोलिन. एसिटाइल कोलिन इज द वन दैट इज कॉजिंग ब्रेडिकार्डिया. फातिमा, एसिटाइल कोलिन कॉजेज व्हाट? ब्रेडिकार्डिया. सो के उठ जाओ आप लोग. एसिटाइल कोलिन कॉजेज व्हाट? ब्रेडिकार्डिया. तो यहां पे जो भी रेट जा रहा था क्या हुआ? सडनली डिक्रीमेंट हो गया. नाउ इन अ केस ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन, जो नॉरएपिनेफ्रिन का केस कभी भी आता है तो उसका ग्राफ अभी पिछले एग्जाम में आया था, सेम ऑप्शन के साथ पिछले ग्राफ में आया था, जो कि क्या कर रहा था? बीपी को बढ़ा रहा था और हार्ट रेट को कम कर रहा था. तो दैट वाज अ रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया. इट इज नॉट अ डायरेक्ट एक्शन. यहां पे तो बोला कि डायरेक्टली ड्रग दिया और देखिए हार्ट रेट कम हो गया, राइट? सो नॉरएपिनेफ्रिन कैन कॉज रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया. आर यू गाइस फॉलोइंग मी? वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फार्माकोलॉजी. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी क्वेश्चन काफी बच्चों को परेशान किया था. लेमिवुडिन, टिनोफोविर, डोलुटिग्राविर दिया गया 300, 150, 50. He was diagnosed with TB and was started with ATT, anti-tubercular therapy. Which of the following dose adjustment will be required? क्या करेंगे? Are we using TLD? Am I correct? Tenofovir, lamivudine and dolutegravir. Remember this dolutegravir as a drug, this is actually considered as a substrate of, it's actually a substrate of CYP3A4. Therefore, this dolutegravir as a drug, अगर कभी भी हमने anti-tubercular drug start किया, so in anti-tubercular drug, don't you think we also will get a rifampicin, which is a very very potent enzyme inducer. और inducer का रूल क्या होता है? वो क्या करता है? Inducer causes treatment failure. Inducer causes what? Treatment failure. So if it is going to be a substrate of CYP3A4, that is dolutegravir, so there will be rapid metabolism will be seen due to rifampicin, or therefore to have the same therapeutic action we need to increase the dose, right? So to prevent treatment failure, हमें क्या करना पड़ेगा? डोज को इंक्रीज करना पड़ेगा. सो सिर्फ एक ही डोज को इंक्रीज करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी डोलुटिग्राविर. अदर डोज को इंक्रीज नहीं करेंगे. व्हाई आर वी नॉट गोइंग टू इंक्रीज अदर डोज? बिकॉज दे आर नॉट सबस्ट्रेट ऑफ
CYP3A4, they are having other route or other way of metabolism. In that, लेकिन यहाँ पे वो रिप्लेसमेंट का तो ऑप्शन नहीं है ना. अगर रिफाब्यूटिन का ऑप्शन रहता रिप्लेस करने का तो वी वुड रिप्लेस, है ना. लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन तो है नहीं, ये बस बोल दिया ATT दिया. अब ATT में जब भी ATT की बात करेंगे तो हमेशा हम HRZD ही कंसीडर करेंगे. अगर रिप्लेसमेंट की बात आ जाएगी तो रिप्लेसमेंट विल बी मेनली डन इफ यू आर गोइंग टू यूज प्रोटीएज इनहिबिटर्स. प्रोटीएज इनहिबिटर के साथ ज्यादा इंटरेक्शन होता है, तो इसलिए प्रोटीएज इनहिबिटर में रिफाम्पिसिन को चेंज करके वी ऐड द रिफाब्यूटिन. A child presented with a history of hyperactivity, poor organizational skill. Hyperactivity जैसे वर्ड आ जाए आपको क्या सोचना है? And drug of choice is methylphenidate. Drug of choice is methylphenidate. Methylphenidate is the drug of choice. Patient with ptosis, muscle weakness that worsens as the day progresses. ये तो आसान है यार. कौन सा ये? Myasthenia gravis. ABCD बताइए. B for Bombay. आई थिंक मायसीनिया ग्रेविस है. ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा? आई थिंक इसको पैन बोलते हैं. नहीं, पायरिडो ही है बेटा, है ना. पायरिडोस्टिग्मीन, एम्बेनोनियम, पायरिडोस्टिग्मीन, एम्बेनोनियम एंड नियोस्टिग्मीन. ठीक है. वी आर नॉट यूजिंग साइक्लोस्पोरिन और पाइलोकार्बिन और फाइसोस्टिग्मीन, है ना. देयर इज नो एडवांटेज. फाइसोस्टिग्मीन अगेन. अच्छा, इसकी अगर स्क्रीनिंग की बात करें तो स्क्रीनिंग के लिए क्या यूज करते हैं? एड्रोफोनियम is a very short lasting drug, no? It's available in the market by the name of Tensilon. इसलिए इस टेस्ट का नाम होता है Tensilon टेस्ट. क्या नाम होता है? Tensilon टेस्ट. So they can differentiate between किसके बीच में? Myasthenia gravis and cholinergic crisis. Myasthenia gravis and cholinergic crisis. Which medication is recommended for the treatment of Echinococcus granulosus? ये भी आसान है. Echinococcus granulosus, Echinococcus granulosus. हाँ जी, डॉग टेपवर्म इसी को बोलते हैं क्या? थोड़ा माइक्रो में पैरासिटोलॉजी को याद करिए. Albendazole. For all the platyhelminth, the drug of choice for platyhelminth is going to be praziquantel. Can you give me some example of platyhelminths? Hello. प्लेटीहेल्मिंथ के एग्जांपल का नाम दो. टीनिया सोलियम, टीनिया सेजिनाटा, ये सब क्या है ना. एग्जांपल टीनिया सोलियम. सोलियम कहाँ का वर्म है? पिग वर्म. और कोई पिग बोलते हैं. टीनिया सेजिनाटा, सेजिनाटा बड़ा नाम है. ये कहाँ पे होगा? ये बीफ वर्म. ठीक है, बीफ वर्म, है ना. तो अगेन दे आर ऑल कंसिडर द टेप वर्म, नो. चलिए, डाइएथिल कार्बामेजिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर. अगले एग्जाम का क्वेश्चन यहीं से पिक होगा, इसी टॉपिक से. तो बताइए. यस, किसी ने बोला फिलारियासिस. फिलारियासिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस इज डाइएथिल कार्बामेजिन. ऑल्टरनेटिव टू फिलारियासिस इज alternative drug of choice is going to be your ivermectin. Can you guys tell me ivermectin और कहां पे यूज करते हैं? oral drug of choice for scabies. और बताइए और कहां यूज करते हैं ivermectin? और कहीं यूज करते हैं ivermectin का कि नहीं? कहां पे यूज करते हैं ivermectin? Myasthenia gravis, लाइस, एस्केरिस. एस्केरिस के लिए एल्बेंडाजोल. सबके लिए एल्बेंडाजोल. ऑल्टरनेटिव सेकंड लाइन ड्रग. यस, मास में यूज करते हैं. आपने लोअर डिजीज का नाम सुना? उसमें यूज कर सकते हैं. दे कैन आल्सो बी यूटिलाइज्ड इन कंडीशन ऑफ योर लोअर. ठीक है. यस, ई कोलाई. तेज बोलिए. सही है, सही है आप. ई कोलाई. आई एम नॉट एबल टू हियर. कोलाइसिस. आई एम नॉट एबल टू हियर. लाउडर यू कैन से. ईस्टर कोलाइसिस.
चलो कोई बात नहीं, छोड़ दो अभी के लिए। आइवरमेक्टिन अल्टरनेटिव ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डाइएथिल कार्बो, अल्टरनेटिव ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डाइएथिल कार्बामेज़िन। आइवरमेक्टिन ओरल ड्रग ऑफ चॉइस फॉर आल्सो स्कैबीज। दे आर आल्सो द प्रिफर्ड ड्रग इन पेशेंट विद द लोआ, राइट, लोआ में भी प्रिफर्ड होंगे, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉजेस ट्रेमर एज शोन। तो ट्रेमर मतलब काफी विजिबल ट्रेमर हो रहा है, तो कौन सा ड्रग ट्रेमर कॉज करेगा। और इसी पे पिछले एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा, अ पेशेंट वाज गिवन दिस ड्रग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइड इफेक्ट इज एक्सपेक्टेड। बीटा एगोनिस्ट का नाम बताइएगा। एक होता है रिटोड्रीन और एक होता है आइसोक्सुप्रीन। फातिमा ने साल्बिटामोल बोला, आप बिल्कुल नाराज मत होइए, वो भी होगा। दोनों का यूज थोड़ा सा अलग है। एक है टर्ब्यूटालिन, दे आर ऑल बीटा 2, देयर आर मेनी ड्रग्स एक्चुअली। अंतर यह है कि रिटोड्रीन, आइसोक्सुप्रीन और एक और है इधर टर्ब्यूटालिन, ये कहां पे यूज होते हैं, मेनली यूट्रस पे यूज होते हैं। अब बीटा 2 एगोनिस्ट अगर यूट्रस वाले हैं तो यूट्रस को क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। बीटा है ना, तो सिंपैथेटिक हर को सबको सिंपैथाइज करता है, तो सिंपैथाइज करके रिलैक्स करा देगा, आराम करो भाई। So the drugs under beta 2 agonist that are acting specifically on the uterus are going to be Rita Thera isolated uterus. Rita Thera isolated uterus. Rita Thera isolated will be, Rita will be Ritodrine, Thera will be Terbutaline, isolated uterus will be Isoxaprine. अब जो क्वेश्चन आया था 2023 मीडियर में, वो इसके साइड इफेक्ट पे आया था। अब कोई भी बीटा 2 एगोनिस्ट है, उसके साइड इफेक्ट में आपको यही याद रखना है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट। Because they are beta 2 agonists, one of the important side effects that they can cause will always be tachycardia, because there are beta 2 agonists that are also present on the heart and they behave as beta 1. And in the high doses, these beta 2 agonists they can also stimulate other beta receptor of the heart. So tachycardia और कई बार वर्ड आता है palpitation. So they can cause tachycardia, palpitation. इसलिए कभी भी कोई भी साल्ब्यूटामोल या लियोसाल्ब्यूटामोल वाला सिरप पीते हो तो सबसे पहले आपको फील क्या होता है, आपको पैल्पिटेशन फील होता है, धड़कनें बढ़ जाती हैं, आप खुद फील करना, ठीक है। अगली बार थोड़ा ज्यादा पी के देखना। बिल्कुल ऐसा नहीं करना, सर ऐसा बोल के गए थे, है ना। फातिमा, ये करने वाली बात नहीं होती है ना। जाके एक पूरा कप सिरप लेके पी मत लेना, आपने सर ने बोला था ज्यादा पीना है ना। चलिए, ये पैरासिम्पैथेटिक है ही नहीं, ये सिंपैथेटिक है, बीटा 2 एगोनिस्ट। बिकॉज बीटा 2 आर प्रेजेंट ऑन द स्केलेटल मसल, they will also be leading to tremor. Beta 2 is present on the skeletal muscle leading to tremor as well. There are beta 2 that are also present in the liver. सोच के बताइएगा, लिवर पे प्रेजेंट रहेगा तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनोलाइसिस कराएगा, जो आप बायोकेम में पढ़ते हो। बिकॉज ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनोलाइसिस देयर विल बी इंक्रीज इन द लेवल ऑफ ग्लूकोज, और ग्लूकोज के लेवल को जब बढ़ाता है तो विल इट कॉज हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपो। आई थिंक बात तो क्लियर है, हाइपरग्लाइसीमिया। और एग्जाम में कोई क्वेश्चन ये था, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइड इफेक्ट, तो हाइपो ऑप्शन में था, हाइपोग्लाइसीमिया इज नॉट अ साइड इफेक्ट। बिकॉज दे आर बीटा 2 एगोनिस्ट, दे विल आल्सो कॉज वासोडाइलेशन दैट कैन लीड टू फॉल इन द ब्लड प्रेशर। और ये बीटा 2 एगोनिस्ट है तो कैपिलरी टोन को भी कम कर देते हैं, एंड बिकॉज दे आर रिड्यूसिंग द कैपिलरी टोन इन द लंग्स स्पेसिफिकली, दे आर आल्सो एसोसिएटेड विद योर पल्मोनरी एडिमा। तो जितने भी साइड इफेक्ट हैं, मैंने साइड इफेक्ट का नाम भी लिख दिया और उसके पीछे का अंडरलाइंग रीजन भी आपको बता दिया कि व्हाई दिस साइड इफेक्ट्स आर ऑकरिंग। और इस टॉपिक से अगले एग्जाम का क्वेश्चन पिक होगा आपके लिए। What should be the INR value in a patient scheduled for elective inguinal hernia surgery? 2.5 to 3. 2.5 to 3. All agree with that? Absolutely wrong. If there is a patient on warfarin, अगर पेशेंट वारफरिन पे होता है तो INR वैल्यू को हम एडजस्ट करके मेजर करते हैं। बिकॉज योर पेशेंट इज ऑन वारफरिन, INR वैल्यू इज ऑलरेडी एक्सेप्टेड, सो द एक्सेप्टेबल वैल्यू पेशेंट ऑन वारफरिन। तो वारफरिन किस कंडीशन में देते हैं गाइस, इन विच कंडीशन वी आर गिविंग वारफरिन? पेशेंट ऑन एट्रियल फिब्रिलेशन, या पेशेंट को कोई हाइपर कोएगुलेटिव डिसऑर्डर है ना, मान लीजिए प्रेग्नेंट है विद हाइपर कोएगुलेटिव डिसऑर्डर, कोई भी हाइपर कोएगुलेटिव डिसऑर्डर कहीं पे भी, व्हेनेवर वी आर यूजिंग वारफरिन द रेंज शुड ऑलवेज बी केप्ट बिटवीन 2 to 3। INR कितना होगा? 2 to 3। जनरल पेशेंट को डोंट यू गाइस थिंक कि जनरल पेशेंट का भी हम प्री ऑपरेटिव वर्कअप कराते नहीं कराते? PTINR करा लो, BT करा लो, CT करा लो, है ना, सारे वर्कअप करा के। तो इन जनरल पेशेंट द INR जनरल पेशेंट्स में
INR level should always and always be kept between less than 1.5. तो जो एक्सेप्टेड वैल्यू होता है यूजुअली अप टू 1.2, लेकिन सर्जरीज के लिए अप टू 1.5 भी एक्सेप्टेड है। तो जो करेक्ट आंसर इसका होगा क्या होगा? 1 to 1.5। कहीं पे भी ये मेंशन है कि ये पेशेंट वारफरिन पे था? इट्स नॉट मेंशन एट ऑल। ठीक है, नाउ जो भी मैंने डिस्कस किया अब तक, मान लीजिए 1 घंटा से ज्यादा हमने टाइम स्पेंड किया, ये कब का क्वेश्चन था? जनवरी 2024। अब देखोगे उसी सारे टॉपिक पे कितने सारे क्वेश्चन आपके आने वाले, पिछले इसके मतलब मिड ईयर 2023 जुलाई में ये क्वेश्चन आया था, देखिएगा जुलाई 2023 है ना। तो जो आपने एफएमबी सॉल्यूशन में सॉल्व भी किया होगा, अब ये क्वेश्चन फटाफट निकलते जाएंगे, इसलिए मैंने वहां टाइम दिया। बताइएगा, 2 bottles of alcohol from liquor shop, after consuming he developed drowsiness, blurred vision, which of the following is the preferred antidote क्या होगा? yes, फ्लूमाजेनिल। अल्कोहल का मिथाइल अल्कोहल या एथिलीन ग्लाइकोल, द एंटीडोट इज गोइंग टू बी फ्लूमाजेनिल। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि अगले एग्जाम का क्वेश्चन होगा। अगले एग्जाम में सेम क्वेश्चन आएगा कि फ्लूमाजेनिल वाज गिवन टू द पेशेंट, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फ्लूमाजेनिल? ऑप्शन में आएगा अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, एसिटिक डिहाइड्रोजिनेज, अल्कोहल, ऐसे करके 4 ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, फ्लूमाजेनिल एज अ ड्रग, इट इज द एंटीडोट ऑफ मेथनॉल पॉइजनिंग। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? सॉरी, फ्लूमाजेनिल तो नहीं होगा ना, फोमेपिजोल होगा ना इसका, ये तो अल्कोहल है ना, ये फ्लूमाजेनिल फोमेपिजोल होगा। फ्लूमाजेनिल इज द एंटीडोट ऑफ, इट्स एंटीडोट ऑफ बेंजोडाइजेपिन। जो ड्रग हम डिस्कस कर रहे थे वो क्या था? फोमेपिजोल। इट इज वन ऑफ द अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इनहिबिटर। लेकिन एक और ड्रग इसमें आता है, इसको बोलते हैं डी से डाइसल्फिराम। क्या नाम है? सो डी से डाइसल्फिराम, ये किसको इनहिबिट करता है? डी से एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज इनहिबिटर। आई थिंक आप सभी को पता है ओपियोइड का ओवरडोज क्या होता है? ओपियोइड ओवरडोज का ट्रीटमेंट क्या होता है? नैलोक्सोन। वी ऑल नो दिस वन, नैलोक्सोन। तो अब आप वर्बली बता सकते हैं। एंड करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1 इन योर टेक्स्ट बुक दैट इज गिवन इन नोन एज योर फोमेपिजोल। So what's the mechanism of action? What's the mechanism of action? Alcohol dehydrogenase inhibitor. सब लोग बोलेंगे, can I also use ethyl alcohol? Yes. Alternative drug is ethyl alcohol. Yes, we can use ethyl alcohol. Ethyl alcohol competitively inhibits. Ethyl alcohol competitively inhibits किसको inhibit करता है? मेथनॉल के मेटाबॉलिज्म को। तो in our body the enzyme is going to be same. 2 एंजाइम है जो अल्कोहल को मेटाबोलाइज करती है। अब एक है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज जो ऊपर आता है, नीचे आता है सी के बाद आता है डी, दैट इज एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। तो यूजुअली आई यूज्ड टू टेल यू इन क्लास दैट देशी हो या विदेशी हो, दोनों को बॉडी इक्वली हैंडल करता है। देसी मतलब जो देसी आता है, समझ रहे हैं? देसी कौन सा? कौन सा? नहीं, उसका ब्रांड का नाम बताइए जो आप लोग लिए हो। ब्रांड का नाम बताइए, आप बताइए। लिया है आपने? खरीदा तो होगा जरूर, कभी तो खरीदा। आपने खरीदा है? हाँ, कभी नहीं। कैसे दोस्त है आपके, है ना? नहीं, उसका नाम बता। लैला है ना, झूम लैला। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता कि आपने खरीदा है क्या? बिल्कुल भी नहीं, है ना। हम ऐसे पेशेंट को ट्रीट करते हैं जो पेशेंट आते हैं और जेब में रख के लेकर आते हैं। और कई तो रिलेटिव्स के साथ आते हैं और रिलेटिव्स को एडमिट करा लिया, एडमिट करने के बाद आराम से रिलेटिव वाले बेड पे बैठते हैं। सरकारी अस्पताल में यही तो होता है ना। रिलेटिव्स के बेड पे आराम से बैठते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब एक ग्लास मिलेगा क्या? क्या करना है? पानी पीना है। और पानी के साथ मिलाते हैं थोड़ा सा अपना डोज, कहते हैं सर इसके बिना नींद नहीं आता है ना। तो अगेन उनको जल्दी से भगाया जाता है। आई वाज टेलिंग यू कि 2 तरह के एंजाइम हैं। तो बॉडी हमेशा सबको इक्वली प्यार करता है, इक्वली ट्रीट करता है। देशी हो विदेशी हो, अपने को सब चलता है। बट गिवन अ चांस, अगर मुझे विदेशी मिल रहा है तो आई विल प्रीफर विदेशी मोर। बॉडी भी यही करती है। अगर एक देशी है एक विदेशी है, दोनों का अगर चांस मिलता है तो बॉडी किसको प्रीफर करता है? विदेशी। विदेशी थोड़ी लेस टॉक्सिक होती है ना। अल्कोहल, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि इन मेथनॉल पॉइजनिंग व्हेन यू एडमिनिस्टर एथेनॉल, so now this enzyme will be shifted towards the metabolism of ethanol.
तो जो मेथनॉल का फाइनल जो मेटाबोलाइट आ रहा था, जो एसिटिक एसिड बन रहा था या जो उसका एसिड फॉर्म बन रहा था, दैट वाज कॉजिंग टॉक्सिटी, ऑप्टिक नर्व का टॉक्सिटी, दैट वाज कॉजिंग इवन डेथ एज वेल। तो वो टॉक्सिटी को हम क्या कर देते हैं, वी कैन स्लो डाउन और वी कैन इनहिबिट इट। बात समझ गए आप लोग? तो देशी विदेशी, बॉडी किसको प्रेफर करता है? विदेशी। तो कैन वी यूज एथेनॉल इन मेथनॉल पॉइजनिंग? यस। सो जब देसी की टॉक्सिटी हो जाए तो किसको याद करेंगे? कहां से पढ़े बेटा? रशिया वाले हो? कौन सा कॉलेज था? एशियन तो किर्गिस्तान में है, चले जाते थे वहां से। कोई बात नहीं, अरेंजमेंट तो हो जाता होगा। देखिए एशियन रशियन सच ए सिमिलर नेम ना, कोई बात नहीं। तो वहां पे भी वही है 6000। फ्लाइट का रेट कितना है? फ्लाइट का रेट पूछ रहे भाई। फातिमा को पता ही नहीं चला। फातिमा फ्लाइट का रेट किर्गिस्तान से रशिया पूछ रहा मैं, क्या है ना? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज प्रिफर्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ बेंजोडाइजेपिन ओवरडोज? ये तो अभी बताया मैंने, कौन सा होगा? फ्लूमाजेनिन। बाकी सारे ऑप्शन आपको पता ही है। थैलासीमिया पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन was given or brought with a chronic iron overload. Which of the following will be preferred? मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन का हिस्ट्री है ना बेटा, और आयरन ओवरलोड, क्रोनिक आयरन ओवरलोड, क्या होगा? ईडीटी कितने लोग बोल रहे हैं? डी फॉर दुकान, डेफेरिप्रॉन। डी पेनिसिलामिन, इट इज मेनली यूज फॉर कॉपर। ईडीटी मेनली यूज फॉर लेड। नाउ कभी भी जो आयरन टॉक्सिटी होती है, जो आयरन टॉक्सिसिटी अगर एक्यूट हो गया, आयरन टॉक्सिटी हो गई, एक्यूट आयरन पॉइजनिंग, मान लीजिए जो हिस्ट्री आता है, अब चाइल्ड वाज प्लेइंग, ही वाज ब्रॉट एंड वेयर ही वाज प्लेइंग एम्प्टी आयरन बॉटल वाज फाउंड, तो वो एक्यूट पॉइजनिंग हो गया। इन दैट के सिनेरियो एक्यूट में क्या देते हैं? डेस्फेरियोक्सामिन, डेस्फेरियोक्सामिन या डेफेरोक्सामिन भी बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम डेफेरोक्सामिन भी होता है। डेस्फेरियोक्सामिन इज सेम एज डेफेरोक्सामिन, दैट इज द सेम। लेकिन अगर क्रोनिक हो गया, जैसे मान लीजिए इन पेशेंट में थैलासीमिया, तो हमें, और ये क्या है, इंजेक्टेबल है, आईवी रूट से देते हैं। वी कैन गिव क्रोनिक में ओरल ड्रग दैट इज नोन एज योर डेफेरिप्रॉन एंड अदर वन इज नोन एज योर डेफेरासिरोक्स, डेफेरिप्रॉन एंड डेफेरासिरोक्स, ठीक है। चलिए, अब एक ही टेबल जिससे एक क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में आया है, पिछली बार भी ये टेबल दिया था, आ गया, उसके पिछले भी बार भी ये टेबल दिया था, उसमें से देखिए ये क्वेश्चन आ गया, 2-3 क्वेश्चन आ गए, एक ही टेबल से 2-3 क्वेश्चन। और इसी साल 2023 वाला जो नीट पीजी एग्जाम हुआ था, 5 क्वेश्चन आए थे इसी टेबल से, लेकिन डायरेक्टली नहीं आया था, कभी भी डायरेक्टली नहीं आया था। व्हाट इज द एंटीडोट ऑफ कॉपर पॉइजनिंग? नहीं, हमेशा केस आया है। A patient presenting after going to the local liquor shop, तो local liquor shop मतलब समझ गया ना, मेथनॉल की बात कर रहा है ना, वो देशी की बात कर रहा है। आयरन पॉइजनिंग का एक्यूट कंडीशन में क्या देंगे? डेस्फेरियोक्सामिन, उसी का दूसरा नाम मैंने क्या बताया था आपको? डेफेरोक्सामिन, ठीक है। अगला बताइएगा कॉपर में डी पेनिसिला, क्या आपको पता है डी पेनिसिलामिन हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी यूज कर सकते हैं ड्यू टू देयर इम्यूनोमॉड्यूलेटिव प्रॉपर्टी। लेड के लिए बाल भी यूज कर सकते हैं, ब्रिटिश एंटी लुइसाइड। ऑर्गेनोफॉस्फेट कार्बामेट में, अब इसका सिम्टम कभी भी आएगा तो सिम्टम के साथ आएगा, ऑर्गेनोफॉस्फेट कार्बामेट कभी नाम नहीं देगा, गारंटीड नाम नहीं देगा, ठीक है। अनु क्या क्या सिम्टम होंगे? 3 जगह पे देखना है। आईज नेवर लाइज, आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। देखिए मेरे आंखों में बिल्कुल झूठ नहीं है। आंखें कैसी होंगी? पिन पॉइंट, बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी बड़ी आंखों वाली कौन है? एट्रोपिन, बेलाडोना, है ना। इसका क्या होगा? पिन पॉइंट प्यूपिल, आंखों के बाद से थोड़ा सा बॉडी टच करोगे, बॉडी टेम्परेचर कम होगा या नॉर्मल होगा। हार्ट रेट क्या होगा? डिक्रीज। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि क्या पूछ रहा है। बड़ी बड़ी आंखें, एटोपिन, एवरीथिंग इज ऑन टॉप, एटोपिन, लेकिन सिक्रीशन कम होने की वजह से ही बॉडी टेम्परेचर बढ़ा रहता है, ध्यान रखिएगा। एट्रोपिन में क्या यूज करते हैं? फाइसोस्टिग्मिन इज वन ऑफ द रिवर्सिबल एसिटाइलकोलिन एस्टरेज इनहिबिटर। बीटा ब्लॉकर के लिए, बेंजोडाइजेपिन के लिए फ्लूमाजेनिन,
विच इज हैविंग अ टी हाफ लाइफ ऑफ अराउंड 60 मिनट। ये भी पहले क्वेश्चन में आ चुका है। डिजॉक्सिन के लिए डिजिवेंट, तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, अभी देखोगे भी आगे। मॉर्फिन में क्या यूज किया आपने, क्या यूज करेंगे, पैरासिटामोल। देखिए आप सब लोग पढ़े लिखे हो, आप क्यों आए हो, रिवाइज करने के लिए, सब पढ़ चुके हो, रिवीजन ही करना है। तो 2 दिन तक इतना रिवाइज करो कि एटलीस्ट ये क्वेश्चन आप चाह के भी एग्जाम में गलत ना कर पाओ, है ना। करते रहिए। नहीं अभी याद नहीं हुआ, अभी तो शुरू हुआ है अभी तो कुछ शुरू ही नहीं हुआ है ना। चलिए आगे चलें। चलिए जॉक साहब ने पूछा, नाम बताइएगा अपना। विपिन साहब ने पूछा है एस्पिरिन ओवरडोज में क्या यूज करेंगे। एस्पिरिन का कोई एंटीडोट नहीं है, तो एस्पिरिन इज अ टाइप ऑफ एसिडिक ड्रग। कोई भी एसिडिक ड्रग ओवरडोज में हमें यूरिन के पीएच को चेंज करना है। किसके पीएच को चेंज करना है बेटा, तो हम क्या करेंगे, फोर्स्ड अल्कलाइन डाययूरेसिस यूजिंग व्हाट, सोडा बाइकार्बोनेट। यूरिन के पीएच को चेंज करना है ना, एसिडिक है तो बेसिक कर देंगे। तो व्हेन द मीडियम इज सेम, एब्जॉर्प्शन इज बेटर। सेम मीडियम रहता है तो एब्जॉर्ब हो जाता है, तो वी चेंज द पीएच ऑफ द यूरिन। तो एल्कलाइन पीएच में से एसिडिक ड्रग एब्जॉर्ब नहीं होता है, एल्कलाइन से एसिडिक ड्रग एब्जॉर्ब नहीं होता है, ठीक है। तो अगर ये सोडा बाइकार्बोनेट नहीं है तो अल्टरनेटिव ड्रग कैन आल्सो बी कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। कैन यू गिव मी अ नेम ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, एसिटाजोलामाइड। AC इस तरह से उल्टा देखोगे तो AC एसिटाजोलामाइड, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर इज एसिटाजोलामाइड। बिकॉज़ आपने मुझसे एस्पिरिन पूछा या एसिडिक ड्रग पूछा, मैं अगला जानबूझ के बताऊंगा आपको बेसिक ड्रग पॉइजनिंग का बताइएगा। बेसिक ड्रग पॉइजनिंग जिसमें कि एंटीडोट नहीं है, एग्जांपल दीजिएगा। व्हाट इज द बेसिक ड्रग, जितने भी ड्रग के नाम के साथ ई ना आते हैं। मॉर्फिन का तो एंटीडोट है नैलोक्सोन, एट्रोपिन का भी एंटीडोट है दैट इज फाइसोस्टिगमीन। और बताइएगा, क्विनीन, स्ट्राइचिनिन, क्विनीन, स्ट्राइचिनिन, एम्फेटामिन। इन सबका जो ओवरडोज होता है काफी कॉमनली, तो बिकॉज दे आर ऑल बेसिक ड्रग, यूरिन के पीएच को क्या करोगे, चेंज करोगे। तो इसको मैनेज कैसे करोगे, फोर्स्ड, कौन सा डाययूरेसिस, एसिडिक डाययूरेसिस। तो यूरिन के पीएच को वी आर गोइंग टू मेक मोर एसिडिक, फोर्स्ड एसिडिक डाययूरेसिस, फोर्स्ड एसिडिक डाययूरेसिस यूजिंग व्हाट, अमोनियम क्लोराइड। अगर ये नहीं है तो सिंपल विटामिन सी का इंजेक्शन भी यूज कर सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं, सिंपल विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड कैन आल्सो बी यूटिलाइज। मैं दे दूंगा पीडीएफ, है ना। फोटो क्यों लोगे, फोटो मेरा लीजिए। चलिए जोक्स अपार्ट, कमिंग टू दिस वन नाउ, दिस हैज बीन वन ऑफ द वेरी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 4, फीमेल विद हिस्ट्री ऑफ HIV नॉट टेकिंग एनी एंटी रेट्रोवायरल ड्रग, यही पूरे बवाल का जड़ है। Delivered a baby, what should be initial treatment that should be started immediately to the newborn? The answer will be A. चलिए, एक्चुअली जो ऑप्शन यहां पे फ्रेम किए गए हैं, ये क्वेश्चन चूंकि सारे क्वेश्चन रिकॉल होते हैं, तो चूंकि क्वेश्चन ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है, तो एक्चुअली मैं देखूं, मेरे से पूछो तो मैं बोलूंगा इनमें से कोई सही नहीं है। रीजन भी क्या, अगर एक सेलेक्ट करना है तो विल सेलेक्ट विद द आइदर A और आइदर B। अब रीजन क्या है, उसका गाइडलाइन समझ लीजिए, सो दैट आने वाले क्वेश्चन में से गलत ना हो। कभी भी इफ देयर इज अ मदर विथ HIV पॉजिटिव, मदर विथ HIV पॉजिटिव, 2 तरह के केस आपके पास आएंगे। एक होगा कि शी इज ऑन एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, वो ले रही है, एंड अदर होगा शी इज नॉट ऑन एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। एक दूसरा क्या होगा, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी नहीं ले रही। Now very recently NACO has published a full guideline because इस पे काफी चला। Very recently, I think अभी कुछ दिन पहले ही NACO ने पूरी गाइडलाइन इस पे पब्लिश करी, तो उस गाइडलाइन का जिस्ट है वो मैं आपको दे दे रहा हूँ ताकि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। Now if the mother is on antiretroviral therapy, लाइफ जब तक प्रेगनेंसी चलेगी, कोई ड्रग प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। You continue the antiretroviral therapy regardless of the CD4 count. Done. Now at the onset of labor
एट लेबर का ऑनसेट, ऑनसेट ऑफ लेबर, जब लेबर का ऑनसेट होता है तो आप इस पेशेंट को एडवाइस करोगे बेस्ट क्या है दैट शी हैव टू अंडरगो इलेक्टिव, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम वेजाइनल नहीं कर सकते। ये भी कहां से आया, पहले बोलते थे डू इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन, अब क्या बोल रहे हैं नया वाला जो अभी पब्लिश किया है कि वेजाइनल डिलीवरी कैन बी सजेस्टेड विथ मच प्रिकॉशन। तो आप बताइएगा इन सेटअप लाइक आवर्स, जहां पे पीएससी में डिलीवरी कर रहे हैं या जिला अस्पताल में डिलीवरी कर रहे हैं, क्या आप वेजाइनल डिलीवरी रिकमेंड करोगे? जनरल क्वेश्चन, नॉट फ्रॉम द गाइडलाइन। नहीं रिकमेंड, बिकॉज इतनी ज्यादा एक्सपर्टीज नहीं है, द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन फर्दर इंक्रीज, बट दे आर सजेस्टिंग कैन बी डन विद प्रॉपर एक्सपर्टीज एंड ऑल्सो विद अ डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग। ठीक है, नाउ एट द लेबर ऑनसेट पे क्या करना है, आप सजेस्ट करोगे इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन। लेबर ऑनसेट पे यू आर सपोज टू गिव नेविरापिन, नेविरापिन किसको दोगे? टू द मदर, और इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन करोगे। एंड आफ्टर इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन टू द न्यूबॉर्न you are going to give again syrup nevirapine, we are going to utilize 2 mg per kg, must be started within 72 hours। तो पहले बोलते थे कि विद इन 72 आवर्स स्टार्ट करिए, मस्ट बी स्टार्टेड, लेकिन अब गाइडलाइन क्या कह रहा है कि अगर 72 आवर्स के बाद भी आ रहा है तो भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो देयर हैव बीन लॉट ऑफ चेंजेस। ठीक है, तो अगेन जो मेन है उसके बारे में लिख दे रहा हूं कि विद इन 72 आवर्स इट शुड बी स्टार्टेड, दैट इज आइडियल, दैट इज द बेस्ट, है ना। नेविरापिन, सिरप नेविरापिन, दैट शुड बी गिवन फॉर ड्यूरेशन ऑफ 6 वीक। 6 हफ्ते के बाद से हम एसएस दोबारा करते हैं वेदर द वायरल लोड इन द नियोनेट और वायरल लोड इन द चाइल्ड इज स्टिल देयर और नॉट। अगर मान लीजिए वायरल लोड पाया गया, then we are going to start him on other therapies like nevirapine, zilovudine या अदर अगर TLD देना है, we'll decide on the basis of the viral load। ठीक है, अब आते हैं मदर हु इज नॉट ऑन एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। मदर एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी नहीं ले रही है, और प्रेग्नेंट फीमेल हु एक्चुअली डायग्नोस्ड HIV पॉजिटिव। ये भी क्वेश्चन आता है इन लेबर रूम, बहुत बार ऐसा होता है कि लेबर रूम में HIV पॉजिटिव, वो पूरे प्रेगनेंसी आई ही नहीं तो ट्रिपल टेस्ट हुआ नहीं, जब ट्रिपल टेस्ट हुआ नहीं तो लेबर रूम में आई, तो निडल प्रिक टेस्ट के थ्रू भी हम HIV टेस्ट को वहां पे करने की कोशिश करते हैं। तो लेबर रूम में अगर डायग्नोस हुआ, अगेन पता ही नहीं था, तो शी हैव नॉट टेकन एनी ART, इन दैट केस सिनेरियो अगेन यू कैन डू वेजाइनल, बट व्हाट इज मोर प्रिफर्ड, क्या करेंगे? नेविरापिन इसको देंगे, नेविरापिन टू पेशेंट, एंड यू आर गोइंग टू सजेस्ट इलेक्टिव cesarean section, elective cesarean section, and after elective cesarean section to the newborn, now you have to give again nevirapine। आप क्या दोगे? nevirapine 2 mg per kg। तो रिसेंट गाइडलाइन बोलते हैं कि नेविरापिन आप इसको दे सकते हैं इफ देयर इज, एक लाइन थोड़ा सा मैं नीचे करूंगा, न्यूबॉर्न को अब आप सबसे पहले यहां पे एसेस करते हो कि वेदर दिस न्यूबॉर्न इज गोइंग टू बी ऑन द आउटसाइड फूड। एक होता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड, क्या होता है? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड, और एक होता है आउटसाइड फूड, है ना, फूड। एक होता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड और एक होता है आउटसाइड फूड। आउटसाइड फूड मतलब जो पाउडर होते हैं या जितने भी जो फॉर्मूला मिल होता है ना, जो फॉर्मूला फीड, आउटसाइड फूड या फॉर्मूला फूड, अगर वो देने जा रहे हो, आउटसाइड फूड देने जा रहे हो, देन यू कैन यूज नेविरापिन 2 mg पर kg फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 12 वीक। कितने दिन के लिए? फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 12 वीक। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करने जा रहे हो, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करने जा रहे हो, उस कंडीशन में क्या करोगे? आप इस पेशेंट को नेविरापिन और साथ में क्या दोगे? ज़िलोवुडीन। ब्रेस्ट फीड करने जा रहे हो तो नेविरापिन एंड ज़िलोवुडीन, यू आर गोइंग टू गिव नेविरापिन एंड ज़िलोवुडीन। अगर यहां पे नेविरापिन ज़िलोवुडीन यूज करना है तो कैन वी यूज? यस, नेविरापिन ज़िलोवुडीन यहां पे यूज कर सकते हैं फॉर ड्यूरेशन ऑफ, फिर से रिपीट करूंगा जो बातें मैंने बोला, अगर हमें नेविरापिन ज़िलोवुडीन यूज करना है इफ द बेबी इज टेकिंग आउटसाइड मील, तो हम 6 हफ्ते के लिए दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर नेविरापिन देना है तो इट विल बी गिवन फॉर ड्यूरेशन ऑफ 12 वीक्स। इट विल बी गिवन फॉर ड्यूरेशन ऑफ 12 वीक।
एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पे है तो मतलब ब्रेस्ट से भी चांसेस हैं, है ना, और पेशेंट पहले से इम्यूनाइज भी नहीं है, तो उस कंडीशन में हम क्या देंगे, नेविरापिन एंड ज़िडोवुडीन, नेविरापिन एंड ज़िडोवुडीन, और वहां पे हम इसको देते हैं अगेन 12 हफ्ते के, ठीक है, बात समझ गए। तो ये है कंप्लीट गाइडलाइन, गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। तो अगर रीसेंट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग देखें तो पहले आई हैव टोल्ड यू दैट नेविरापिन 6 to 12 वीक के लिए हम देंगे, कितने दिन के लिए, 6 to 12 वीक। बट अगर आपके पास ऑप्शन ये है कि नेविरापिन प्लस ज़िडोवुडीन, तो आई वुड लाइक टू चेंज दिस आंसर टू बी, आई वुड लाइक टू चेंज अकॉर्डिंग टू द रीसेंट गाइडलाइन। इसके आंसर को मैंने क्या कर दिया, बी कर दिया। तो अगेन आने वाले एडिशन में इसको ऑलरेडी चेंज कर दिया गया है, आप भी इसको बी कर लीजिएगा, बिकॉज दिस इज द गाइडलाइन दैट हैज ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड इन योर 9th एडिशन। डन है, चलिए न्यू वन को विद इन 72 आवर्स, हाँ, हर कंडीशन में विद इन 72 आवर्स, मतलब एज सुन एज पॉसिबल विद इन 72 आवर्स। बट अगेन जब गाइडलाइन पढ़ोगे तो उसमें एक लाइन नीचे लिखा है स्टार देके, हाउएवर इवन इफ, कई बार क्या होता है कि मदर जो है 2 महीने बाद बेबी को लेकर आती है, घर पे डिलीवर करा ली, अब लेकर आ रही है, तो उस कंडीशन में कैन वी स्टार्ट और नॉट, यस वी कैन स्टिल स्टार्ट, है ना। अगर आपको पता है कि बेबी मदर ने नहीं लिया है तो नेविरापिन ज़िडोवुडीन वी कैन स्टार्ट, ठीक है। ये ड्रग के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, न्यूवर ड्रग बेटाक्विलिन इज अप्रूव्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एमडीआर ट्यूबरकुलोसिस। बताइएगा ये कब आया था, जुलाई 2023, और जनवरी 2023 में क्या पूछा, इसका साइड इफेक्ट, यही क्वेश्चन मैंने उस समय बताया था। तो साइड इफेक्ट क्या होगा इसका, क्यूटी प्रोलॉन्गेशन। आंसर बताइएगा इसका, बी फॉर बेटाक्विलिन, और बी के साथ क्या बताया था, ए एटीपी सिंथेज इनहिबिटर। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट सिंथेज। कंफ्यूज तो नहीं है आप लोग, ठीक है। चलिए, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर इन डन बाय रिफाम्पिसिन, inhibition of arabinosyl transferase of the mycobacterium, that is done by arabinosyl transferase ethambutol। कौन होगा, ethambutol is the only one जिसके नाम में आता है थम जाता है। थम जाना मतलब रुक जाना, थम जाना इज रुक जाना, they are the tuberculostatic। Are you guys able to read? Is it readable? 30-year female brought by her husband with symptoms of depression, started on antidepressant therapy। अच्छा, उसको डिप्रेशन की दवाइयां दी गई, अब क्या हो रहा है, she is presenting with the insomnia, restlessness, agitation, anxiety, diarrhea, headache। ओहो, इतनी सारे सिम्टम के साथ आ गई डिप्रेशन की दवाई लेने के बाद। which of the following drug would have caused this symptom? हस्बैंड बोलता है जी पहले नहीं था, husband state these symptoms were not prior to starting the therapy। तो this is possibly going to be a case of SSRI, right? तो which is SSRI? Fluoxetine, because fluoxetine is one of the SSRI। Can you guys quickly revise what are the other SSRIs? Fluoxetine, depoxetine डिप्रेशन के लिए नहीं यूज करते हैं, वो आपकी कमजोरियों के लिए यूज करते हैं। कौन सा कमजोरी, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, वो SSRI है, लेकिन दैट्स अ स्पेसिफिक ड्रग फॉर प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, है ना, पैराक्सिटिन का कॉन्जरर है। तो व्हाट आर द SSRI, कैन वी क्विकली रिवाइज, SSRI, जल्दी बताइए कौन कौन से ड्रग हैं। मैं बोलता हूं इसको शेफ ड्रग, दैट इज गोइंग टू बी सिटालोप्राम, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम, फ्लूओक्सेटीन, फ्लूओक्सामीन, फ्लूओक्सेटीन, फ्लूओक्सामीन, पैरोक्सेटीन, और इसी पैरोक्सेटीन से ही बना है डेपोक्सेटीन, है ना, एंड sertraline, sertraline। So these are all the chef drug, chef drugs are coming under the SSRI, selective serotonin reuptake inhibitor, and their side effect is also same। side effect क्या क्या cause करते हैं ये, that is also going to be SSRI, they are going to cause serotonin syndrome, और serotonin syndrome वही कहते हैं, nausea, vomiting, diarrhea, agitation, restlessness, है ना। they can even lead to sexual डिसफंक्शन। तो सेक्सुअल डिसफंक्शन इज अ हैप्पी साइड इफेक्ट फॉर मेल। क्या कराते हैं ये, डिलेड इजैकुलेशन, लेकिन थोड़ा अनहैप्पी भी कर देते हैं, एनऑर्गेज्मिया, थोड़ा और अनहैप्पी कर देते हैं, डिक्रीज इन द लिबिडो। दे कैन ऑल्सो लीड टू रेस्टलेसनेस एंड इंसोम्निया।
तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये पूछता था कि आपको आइडेंटिफाई करना होता था विच वन इज एसएसआरआई। इस बार क्या किया, उसी टॉपिक को चेंज करके बोला कि ये ड्रग दिया गया, ये साइड इफेक्ट आया, बताइए कौन सा ड्रग है ना। तो अगेन सेम टॉपिक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। हेलोपेरिडोल इज वन ऑफ द टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स। अदर ऑप्शन को रूल आउट कर लेते हैं। हेलोपेरिडोल इज वन ऑफ द टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स। व्हाट अबाउट लिथियम, इट्स अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर mania and bipolar disorder. Buspirone, what is buspirone? It's a drug for anxiety. ये रोने वाले को देते हैं। रोता कौन है? जो एंजाइटी में होता है, जो एंजाइटी में होता है रोता रहता है। अगला क्वेश्चन, 7-year-old female brought to the OPD with complaints of urinary hesitancy and incomplete urination, not able to urinate completely. USG shows enlarged prostate gland and residual urine volume of 130 ml. 130 ml यूरिन बच जा रहा है। Can you give me a name of a 5-alpha reductase? Yes. Can you tell me guys, finasteride, it is one of the 5-alpha reductase inhibitor. क्या करता है 5-alpha reductase को इनहिबिट करके? They inhibit the activation of testosterone. आपको पता है जो टेस्टोस्टेरॉन होते हैं, टेस्टोस्टेरॉन, they are actually getting activated to DHT. What is DHT? Dihydrotestosterone. What is the name of enzyme? 5-alpha reductase. So when you decrease the activity of testosterone, they will also decrease the bulk of the prostate gland. Prostatic gland की size को भी reduce करते हैं, ठीक है? They will reduce the size as well. 44-year-old patient with history of HIV positive, coming to OPD with complaint of blurred vision. Floaters, okay, floaters ऑफ्थेल की बात आ गई। फंडोस्कोपी रिवील, ओके, पिज्जा पाई अपीयरेंस। तो बताइए डायग्नोसिस क्या है? CMV रेटिनाइटिस, आपका अपना फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ्थेल्मोलॉजी, CMV रेटिनाइटिस है ना। बताइए क्या ड्रग होगा? गैनसाइक्लोवीर। एसाइक्लोवीर द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर herpes simplex virus. Cotrimoxazole, it's a combination of trimethoprim and sulfamethoxazole. It is the drug of choice for pneumocystis jirovecine HIV. What is tenofovir? Nucleotide reverse transcriptase inhibitor. It's the preferred drug in, कहाँ प्रेफर करेंगे बताओ भाई? टिनोफोविर। HIV also can be utilized in हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी में भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। A patient with history of psychiatric condition on some medication, इस पेज को खत्म करके we'll take the break. Psychiatric condition on some medication was brought to the emergency with sudden hypertensive episode after consuming wine. ओहो, वाइन के बाद आ रहा है। तो कोई भी ड्रग है जो टायरामीन रिच फूड होता है, व्हाट आर द टायरामीन रिच फूड? कैन यू गिव मी? हाँ, चीज, बनाना, बीफ, वाइन और एनी अदर मिल्क प्रोडक्ट। कोई भी मिल्क प्रोडक्ट है उसमें क्या होता है? टायरामीन। कोई भी मिल्क प्रोडक्ट होता है उसमें क्या होता है? टायरामीन। नाउ व्हाट डज दिस टायरामीन डू? व्हाई आर वी अफ्रेड अबाउट टायरामीन? Tyramine suddenly displaces lots of noradrenaline to the synaptic cleft, so they ultimately increases the noradrenaline as a neurotransmitter. Noradrenaline neurotransmitter क्या करता है? ये बढ़ा देता है, and because of that there will be very high blood pressure. BP बढ़ जाता है, there will be very high blood pressure. BP को बढ़ा देता है, तो they will be causing malignant kind of hypertension. तो बताइएगा which of the following drug is he might be consuming? Phenelazine. What is phenelazine? Or what is the diagnosis here? Cheese reaction is mainly seen upon consuming. It is mainly seen upon consuming tyramine rich food. Tyramine rich food in patients those who are on, कौन से पेशेंट में? In patient those who are on MAO inhibitor. कोई पेशेंट MAO inhibitor है, अगर वो tyramine rich food ले लिया so there will be high sympathetic drive that can actually lead to increase in the blood pressure. अच्छा, अगर चीज रिएक्शन हो गया तो मैनेज कैसे करोगे बताओ? बिल्कुल सही है, मैंने बोला था गलती करने से शर्माना नहीं। शर्मा जी की बात सुन लो आप लोग, शर्माइए नहीं, गलती करिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा, एडवर्स साइड इफेक्ट नॉट सीन इवन आफ्टर ईयर ऑफ लिथियम थेरेपी। Tardive dyskinesia. This tardive dyskinesia, which I am writing in short form, tardive dyskinesia, it is associated with one of the typical antipsychotics. किसके साथ है ये?
typical antipsychotics. So tardive dyskinesia, it's one of the extrapyramidal symptom, right? It's one of the extrapyramidal symptom. बाकी सारे साइड इफेक्ट होते हैं लिथियम के साथ, जैसे कि it can cause leukocytosis, diabetes insipidus, tremor, है ना, hypothyroidism, ये सारे साइड इफेक्ट करते हैं. What is the teratogenic effect with lithium? Epstein anomaly. All of you, Epstein anomaly. A patient is planning for a trip to Ladakh to prevent the, यहाँ पे माउंटेन होगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, बिकॉज लद्दाख तो माउंटेन्स में है ना. टू प्रिवेंट द माउंटेन सिकनेस, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी प्रिफर्ड? एसिटाजोलामाइड. सुमाट्रिप्टान किसका ड्रग है डॉक्टर्स? ड्रग ऑफ चॉइस फॉर, दे आर वन ऑफ द 5-HT1B by D का एगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट? आधे लोग अभी गलत हो गए ना, एंटागोनिस्ट नहीं होता, एगोनिस्ट होता है. B by D का एगोनिस्ट. स्कोपोलामिन, प्रोमेथाजिन, ऑप्शन ए एंड बी, ये कहां पे यूज करेंगे? मोशन सिकनेस. दे आर द ड्रग दैट विल बी यूज्ड इन मोशन सिकनेस. तो व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मोशन सिकनेस? हायोसिन और स्कोपोलामिन. अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो अल्टरनेटिवली प्रोमेथाजिन. व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मॉर्निंग सिकनेस? डॉक्सिलामिन. ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मॉर्निंग सिकनेस, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मॉर्निंग सिकनेस इज गोइंग टू बी डॉक्सिलामिन. ठीक है. थायराइड हार्मोन एक्ट बाय विच रिसेप्टर? टायरोसिन काइनेज, that is enzymatic nuclear receptor. All the thyroid hormone they act by nuclear receptor. Now nuclear receptor they are mainly one of the intracellular receptor है कि नहीं? Intracellular and intracellular receptor जितने भी होते हैं ये receptor they are mainly all of them they are going to act via न्यूक्लियर रिसेप्टर. किसके थ्रू काम करते हैं? अब ये न्यूक्लियर रिसेप्टर जो होते हैं, मान लीजिए सेल है, आर यू गाइस एबल टू सी द सेल? छोटा सा सेल देख पा रहे हो आप लोग? मान लीजिए एक सेल है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस हो, तो ये न्यूक्लियर रिसेप्टर जो है ये कहीं पे भी पाए जाते हैं. कभी सेल में होते हैं, कभी न्यूक्लियस में होते हैं, कभी साइटोप्लाज्म में होते हैं, लेकिन सब के सब क्या है? दे आर ऑल व्हाट? न्यूक्लियर रिसेप्टर. दे आर ऑल व्हाट? न्यूक्लियर रिसेप्टर. So some of these nuclear receptors are present directly in the nucleus, and some of these nuclear receptors are present in the cytoplasm. But they are all what? Nuclear receptors. तो cytoplasm वाले कौन कौन से हैं? Who are the ones that are present in the cytoplasm? जितने भी स्टेरॉइड्स हैं, सेक्स स्टेरॉइड्स हैं, जितने भी स्टेरॉइड्स हैं, सेक्स स्टेरॉइड. कैन यू गिव मी सेक्स स्टेरॉइड का नाम? प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, एस्ट्रोजन, ऑल्सो योर विटामिन डी. न्यूक्लियस में जो रहते हैं वो ट्रैप्ड रहते हैं. न्यूक्लियस में ट्रैप्ड रहते हैं. ट्रैप्ड वाले कौन कौन से होते हैं? थायरोक्सिन, रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर. रेटिनोइक एसिड इज रिसेप्टर फॉर विटामिन ए बोलते हैं ना इसी को. रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर विटामिन ए का है. एरिल हाइड्रोकार्बन रिसेप्टर, जिसके थ्रू हमारा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर काम करता है. AHR जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, AHR एरिल हाइड्रोकार्बन रिसेप्टर. और अगला होता है आपका PPAR. और मैं आपको बता दूं एक और होते हैं जो ट्रैप्ड हैं, इज आल्सो गोइंग टू बी योर E फॉर एस्ट्रोजन. तो एस्ट्रोजन इज मेनली फाउंड इन द न्यूक्लियस. अगर न्यूक्लियस नहीं है तो देन यू कैन इवन गो फॉर द साइटोप्लाज्म. ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? एस्ट्रोजन की बात कर रहा हूं, स्पेसिफिकली फॉर द एस्ट्रोजन. इफ न्यूक्लियस इज नॉट देयर then they can even be found in the cytoplasm. So PPAR, peroxisome proliferator activator receptor. PPAR के दो ड्रग हैं जो हर एग्जाम में आते हैं. एक होता है अल्फा, एक होता है गामा. PPAR अल्फा, अल्फा मतलब F से फैट, F से फैट. तो कौन कौन से ड्रग होते हैं? फाइब्रेट्स. तो किसको देते हैं? फैट लोगों में देते हैं जिनमें हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया होता है, लाइक फिनोफाइब्रेट, बीजाफाइब्रेट. दे आर ऑल PPAR अल्फा. गामा ग्लूकोज. ग्लूकोज किसका हाई रहता है? जिसमें जिसको डायबिटीज रहता है ना. तो ड्रग्स लाइक पायोग्लिटाजोन, ड्रग्स लाइक पायोग्लिटाजोन, राइट. सो दिस वाज अगेन अ क्विक समरी ऑफ दिस सम ऑफ दिस क्वेश्चन. तो आई हैव अलॉटेड अराउंड 4.5 hours फॉर आवर फार्माकोलॉजी. रफली आई थिंक आई हैव स्पेंड अराउंड 2 hours, 2 घंटा या थोड़ा उससे कम ही स्पेंड किए. अनदर 2 hours एंड विल बी 2 or 2.5 hours में विल बी डन विद फार्माकोलॉजी. तो आज का जो हमारा एम होगा फार्माकोलॉजी, ENT, ऑर्थो, रेडियो, एनेस्थीसिया, 5 सब्जेक्ट आज. और कल सेम ऐसे ही, कल का जो हमारा टारगेट रहेगा, सब्जेक्ट जो मैं देख रहा हूँ बच्चों को
परेशान कर रहे हैं, दैट इज एनाटॉमी, सब्जेक्ट्स लाइक बायोकेमिस्ट्री, सब्जेक्ट्स लाइक ऑफ्थेल्मोलॉजी, सब्जेक्ट्स लाइक माइक्रोबायोलॉजी, इन पे प्रायोरिटी करेंगे। इफ टाइम विल परमिट आई विल थिंक अबाउट पीएसएम एज वेल। लेकिन अगर आपको डिस्कस करना है तो हम सब्जेक्ट को थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट अगेन ऑन डे 2, डे 1 का प्लान फिक्स है। तो विल टेक अ लंच ब्रेक हियर, आई विल सी यू गाइस एट 2:15 पे मिलते हैं आप सबको, ठीक है? खा के आइए और थोड़ा हल्का खाइएगा, ठीक है? क्योंकि इसके बाद फिर से सोना ही है आप लोग, है ना?